डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियां खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय एफएम नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2621 से 2630 तक। मीटिंग रूम में मौजूद हर शख्स खामोश रहा। लोंग जियांगलोंग का ऐलान सुनने के बाद उनकी आंखों में एक जुनूनी चमक दौड़ गई। अगर ब्लैक फुलियम सच कह रहा है और वो हमारे 3 माहिरीन को 100% की हद अबूर करने में मदद दे सकता है, तो मेरे ख्याल में इस मामले पर बातचीत की जा सकती है, सुर्ख आंखों वाले शख्स ने कहा। इस तरह की ताकत मुस्तकबिल के प्रमोशन कोर्स के दौरान इंतहाई मददगार साबित होगी। अगर हम दीगर सुपर पावर्स से पहले चंद टिर 4 खिलाड़ी मुतारफ करवा सकें तो हमें मीथक फील्ड बासेस और इन ममनुआ इलाकों पर छापा मारने में सबकत हासिल होगी जिन्हें अब तक किसी ने नहीं छुआ। हम शायद किसी और को मौका मिलने से पहले कदीम खंडरात पर कब्जा करने के काबिल भी हो जाए। मैं मुत्तफिक हूं, अगरचे हमारे बुनियादी राज जरूरी हैं, लेकिन अगर हम अल-फाजर की तरक्की को मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें मौजूदा माहिरीन से ज्यादा ताकतवर जंगजुओं की जरूरत होगी। अगर हमारे पास शुरू में ही टिर 4 माहिरीन का एक ग्रुप हो तो दूसरी सुपर पावर्स हमारे अहम वसाइल वाले मकामात को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं करेंगी, बटरफ्लाई बेल ने सर हिलाते हुए कहा। गॉड्स डोमेन में ताकतवर की इज्जत की जाती थी। एक ताकतवर फर्द शायद वसाइल के मामले में गिल्ड को बड़ा रास्त फायदा ना पहुंचाए, लेकिन वो मुमकिना दुश्मनों के लिए एक ताकतवर रुकावट साबित होता है, खास तौर पर अगर वो खिलाड़ी टिर 4 के ताकतवर जंगजू हों। खेल के इस मरहले पर कोई भी गिल्ड सिटी पर हमला करने का सोचने की जुर्रत नहीं करेगा अगर वहां टिर 4 का कोई माहिर मौजूद हो। टिर 3 के माहिर और टिर 4 के खिलाड़ी की ताकत के दरमियान फर्क को महज तादाद से खत्म नहीं किया जा सकता था। 3 टिर 4 माहिरीन के साथ, खास तौर पर ऐसे माहिरीन जिनकी जंगी ताकत अपने लेवल और टिर के लिहाज से गैर मामूली हो, अल-फाजर के पास एक मुअस्सिर दिफाई कुव्वत होगी। वायलेट सॉरुड के बगैर भी अल-फाजर अपने मौजूदा वसाइल वाले इलाकों की हिफाजत कर सकेगा। चैम्बर शायद मजीद इलाकों को हासिल करने के काबिल भी हो जाए। दूसरी तरफ गिल्ड की वाइड रिलिम लीगेसी पर सख्ती से काबिज रहने से सिर्फ अल-फाजर की बुनियादें मुस्तहकम रहेंगी। ये गिल्ड की तरक्की में मददगार साबित नहीं होगा। सुर्ख आंखों वाले शख्स और बटरफ्लाई बैल की बातें सुनकर आजाद ग्रैंड एल्डर्स ने फौरन इत्तेफाक में सर हिला दिया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब जबकि उनके मुमकिना फवाइद उनके मुमकिना नुकसानात से वाज़े तौर पर ज्यादा थे, उनके पास जीरो विंग की पेशकश मुस्तरद करने की कोई वजह नहीं थी। मुझे ब्लैक फुलियम की पेशकश कबूल करने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम ये कैसे तय करेंगे कि कुन 3 अरकान को भेजा जाए? दवान हाशान ने लोंग जियांगलोंग से पूछा। उनका जवाब सुनने के लिए बेताब ग्रैंड एल्डर्स लोंग खानदान के नुमाइंदे की तरफ मुड़े। लोंग जियांगलोंग ने उन्हें इस मौजू पर बहस करने के लिए यहां बुलाया था और साइलेंट वंडर जीरो विंग की रुकन थी। लोंग खानदान इस मुआहदे पर बातचीत करने के लिए बेहतरीन पोजीशन में था। तरबियत की ये 3 नशिस्तें नाकाबिल यकीन हद तक कीमती थीं। अगर ये 3 खिलाड़ी अपनी माना बॉडीज की 100% की हद अबूर कर लेते तो वो गार्ड्स डोमेन के उरूज पर पहुंच जाएंगे, चाहे वो महज वाइड रिलिम के माहिरीन ही क्यों ना हो। ये माहिरीन जिस भी धड़े से ताल्लुक रखते होंगे, इसे अल-फाजर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर काफी ज्यादा इख्तियार हासिल हो जाएगा। दरहकीकत इन नशिस्तों की तकसीम गिल्ड में इख्तियारात की एक बड़ी तब्दीली का सबब बन सकती थी। मैं समझता हूं कि अब सब क्या सोच रहे हैं, लोंग जियांगलोंग ने मुस्कुराते हुए कहा जब सब ने इसे संजीदा नजरों से देखा। मुतमईन रहें, लोंग खानदान किसी नाअहल उम्मीदवार के लिए इन नशिस्तों में से एक का दावा करने की कोशिश नहीं करेगा। ब्लैक फुलियम ने हमें पहले ही मतला कर दिया है कि कोई भी आम खिलाड़ी काम नहीं आएगा। मुंतखब किए गए 3 अफराद में ब्रेक थ्रू करने की गैर मामूली सलाहियत होनी चाहिए। हसन मामूल 5 खानदानों को 2 खिलाड़ियों के इंतखाब में तरजीह हासिल होगी, और अगर उनका कोई इंतखाब आजाद धड़े के रिजर्व मेंबर के मुकाबले में पूरा नहीं उतरता तो वो खिलाड़ी उनकी जगह ले लेगा। इस बारे में सब का क्या ख्याल है?
पहल करते हुए बटरफ्लाई बेल ने कहा, इस सूरत में मैं बास फुलियम को नामजद करती हूं। हम सब उनकी ताकत और सलाहियत से वाकिफ हैं। मुझे यकीन है कि हर कोई तसव्वुर कर सकता है कि अगर बास फुलियम मजीद ताकतवर हो जाएं तो वो गिल्ड के लिए कितने मददगार साबित होंगे। जहां तक नौजवान नस्ल का ताल्लुक है, सोलिटरी फरोसट का कोई मुकाबला नहीं, और हमारे पास ऐसा कोई नहीं जो सिल्क मून की सलाहियतों को पीछे छोड़ सके। आपके क्या ख्यालात हैं? आज़ाद ग्रैंड एल्डर्स ने खामोशी से इस तजवीज़ पर इत्तेफाक में सर हिला दिया। आम तौर पर ऐसे मौक़े नौजवान नस्ल के लिए मखसूस होते थे, लेकिन सुनफुलफुलियम अल्फाजिर के सबसे ताकतवर माहिर थे। अगर वो अपनी ताकत बढ़ा सकते तो न सिर्फ वो अल्फाजिर के लिए एक बेहतर दिफा बन जाते, बल्कि वो आज़ाद ग्रैंड एल्डर्स के इख्तियार को भी मुस्तहकम कर सकते थे। वो उसके लिए तरबियत की एक नशिस्त छोड़ने पर बुरा नहीं मानते थे। दवान हान शान ने इस ख्याल की मुखालफत में कुछ नहीं कहा, बल्कि वो इस तजवीज़ के पुरजोर हामी थे। इससे पहले इसे फिक्र थी कि लॉन्ग खानदान गैर मुनसिफाना तौर पर 3 नशिस्तों में से एक पर दावा करने की कोशिश करेगा। इस सूरत में सोलिटरी फरोसट को 5 खानदानों के लिए मखसूस बाकी मानदा नशिस्त के लिए मुकाबला करना पड़ता। अगरचे इस नौजवान खिलाड़ी के हारने का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन कोई यकीन से नहीं कह सकता था कि गिल्ड के आज़ाद धड़े ने अपने पास किया छुपा रखा। ताहम अब जबकि सोलिटरी फरोसट को 3 नशिस्तों में से एक के लिए मुंतखब कर लिया गया था, इसे इस इंतज़ाम पर कोई एतराज़ नहीं था। मुझे डर है कि सिल्क मून से काम नहीं चलेगा। हम अब तक उनसे राबता नहीं कर सके हैं, लॉन्ग जियांग लॉन्ग ने सर हिलाते हुए कहा। अगरचे ब्लैक फुलियम ने हमें 2 दिन की मोहलत दी है, लेकिन हमें एहतियातना जल्द अज जल्द फैसला कर लेना चाहिए। मैं तजवीज़ करता हूं कि हम तीसरी नशिस्त यान जाया कियान को दे दें। वो तकरीबन सिल्क मून जितनी ही बासलाहियत है। इस बारे में सब का क्या ख्याल है? कमरे में मौजूद हर शख्स हैरत से लॉन्ग जियांग लॉन्ग को देखने लगा। यहां तक कि दवान हानशान का मुंह भी खुले का खुला रह गया। तरबियत की ये नशिस्तें अनमोल थीं, फिर भी लॉन्ग जियांग लॉन्ग तीनों नशिस्तें दूसरों को देना चाहता था। मजीद ये कि उसने अभी तजवीज़ दी थी कि दवान खानदान एक नशिस्त पर दावा करे। लॉन्ग खानदान और दवान खानदान के दरमियान एक न ख़त्म होने वाली दुश्मनी थी। ताहम अब लॉन्ग जियांग लॉन्ग ने तजवीज़ दी थी कि उसके हरीफ के नौजवान अरकान में से एक तीसरी नशिस्त ले। ये नाकाबिल यकीन था। अंदरूनी तौर पर लॉन्ग जियांग लॉन्ग सिर्फ तलखी से मुस्करा सका जब उसने कमरे में फैली हैरत और उलझन को देखा। वो भी ये नशिस्त किसी को नहीं देना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से सिल्क मून की अदम मौजूदगी में लॉन्ग खानदान का वाहिद दूसरा मौजू उम्मीदवार खुद लॉन्ग जियांग लॉन्ग होता। ताहम जीरो विंग के साथ इसके कशीदा ताल्लुकात की वजह से वो यकीनी तौर पर नहीं जा सकता था। इसकी अना इसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती थी। अगरचे वो बर्निंग आउट को भेजने की तजवीज़ दे सकता था, लेकिन दूसरे ग्रैंड एल्डर्स को इस लड़के की सलाहियतों पर कायल करना मुश्किल होता। आखिरकार अल्फाजिर में बर्निंग आउल की उम्र के कई ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी मौजूद थे। चूंकि लॉन्ग खानदान बहरहाल अपनी नशिस्त खोने वाला था, इसलिए इसने सोचा कि क्यों ना दवान खानदान पर एहसान कर दिया जाए। बहरहाल लॉन्ग खानदान के पास अब भी साइलेंट वंडर मौजूद थी, और उसकी वजह से इसे जीरो विंग से फ़ायदा उठाने के काफ़ी मौके मिलेंगे। मजीद बरा बर्निंग आउल के बजाय यान जा कियान को भेजने से अल्फाजिर ब्लैक फुलियम की शराइत पूरी कर सकेगा और तरबियत आसान हो जाएगी। इसकी सलाहियतों को पहले ही सोलिटरी फरोसट के बाद दूसरे नंबर पर तस्लीम किया जा चुका था। इस सूरत में अगर आपको कोई मसला नहीं है तो हमें भी इस इंतज़ाम पर कोई एतराज़ नहीं है, बटरफ्लाई बेल ने सुकून से कहा। किसी दूसरे ग्रैंड एल्डर ने लॉन्ग जियांग लॉन्ग की तजवीज़ पर एतराज़ नहीं किया। यान जाया कियान काफ़ी बासलाहियत थी और डोमेन रिलिम से सिर्फ आधा कदम दौर थी। वो बिलाशुबा सिल्क मून के बाद बेहतरीन उम्मीदवार थी। तो फिर ये तय पाया, मैं इसके बाद ब्लैक फुलियम से राब्ता करूंगा, लॉन्ग जियांग लॉन्ग ने मीटिंग खत्म करते हुए ऐलान किया। फिर वो दवान हानशान की तरफ मुड़ा और बात जारी रखी, ओल्ड आइस डेमन, बराकरम सोलिटरी फरोसट और यान जाया कियान को तैयार करें। जैसे ही हम जीरो विंग के साथ मुआहदे पर दस्तखत करेंगे, उन्हें स्टारलाइट फोर्ट्रेस भेज दें। उसका ख्याल रखा जाएगा। मुआहदे पर दस्तखत होते ही मैं खुद उन्हें वहां ले जाऊंगा, दवान हानशान ने सर हिलाते हुए कहा। इसके बाद सब ने इस बात पर बहस शुरू कर दी कि वो वायलेट सॉरुड की कदीम खुफिया सरजमीन पर किसे भेजेंगे। जैसे ही वो किसी नतीजे पर पहुंचे,
ग्रैंड एल्डर्स को रुखसत कर दिया गया ताकि वो छापे की तैयारी कर सके। मीटिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद लॉन्ग वोशंग ने अलिफाजर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नुमाइंदगी करते हुए ब्लैक फुलियम के साथ एक ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत किए। देखते ही देखते न सिर्फ ब्लैक फुलियम ने ओशियन टाइड सिटी के मीडियम शिप यार्ड्स और गोल्डन लैंड्स में से एक के हुकूक हासिल कर लिए, बल्कि इसे तोहफे के तौर पर शहर में एक छोटा गोदाम भी मिला। दरी असना अलिफाजर सिटी के टेलीपोर्टेशन हॉल में अंकल हान शान, क्या हम वाकई जीरो विंग के साथ तरबियत करने जा रहे हैं? यान जाकियान ने दवान हान शान से पूछा, जिसके चेहरे पर संजीदा तासुरात थे। मुझे डर है कि अगर हमने ऐसा किया तो वायलेट सॉरूड की तरबियत में दोबारा शामिल होना मुश्किल हो जाएगा। इंस्ट्रक्टर टूरे शायद हमें छोड़ ही दें। अगरचे वो और सोलिटरी फरोसट अलिफाजर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रुकन थे और वो कहाँ तरबियत करते हैं, इससे वायलेट सॉरूड का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इन दोनों को टूरे का शागिर्द समझा जाता था। जीरो विंग के साथ तरबियत करना टूरे के मुंह पर एक तमाचा होगा, जैसे वो ये ऐलान कर रहे हों कि जीरो विंग की तरबियत ज्यादा कीमती है। अगरचे वायलेट सॉरूड की तरबियत हैरत अंगेज तौर पर मुअस्सर है, लेकिन ये एक मुनफरिद मौका है। क्या आपको लगता है कि ये नशिस्तें हासिल करना आसान था? मुझे शक है कि आपको मुस्तकबिल में ऐसा कोई मौका मिलेगा। मजीद ये कि उस वक्त सिर्फ जीरो विंग ही इस किस्म की तरबियत फराहम कर सकता है। दवान हानशान ने इसे सख्ती से मतला किया। अंकल हानशान, मैं जाकियान से मुत्तफिक हूं। ये सिर्फ वक्त की बात है कि हम अपनी माना बॉडीज की मुकम्मल सलाहियत को जाहिर कर दें, लेकिन अपने जंगी मेयार और तकनीक को बेहतर बनाने के मौके मुश्किल से मिलते हैं। हमने इंस्ट्रक्टर टूरे की रहनुमाई हासिल करने के लिए बड़ी तगो-दो की है। अगर उन्हें मालूम हुआ कि हम जीरो विंग के साथ तरबियत के लिए चले गए हैं, तो मुझे शक है कि वो हमें मजीद तरबियत देने पर राजी होंगे, सोलिटरी फरोसट ने कहा। अगरचे इसने तस्लीम किया कि जीरो विंग खिलाड़ियों की माना बॉडीज की सलाहियत को जाहिर करने में काफी माहिर है, लेकिन चंद दिन पहले माना बॉडीज को अनलॉक करने की खातिर अपने जंगी मेयार और तकनीक को बेहतर बनाने का मौका गिनवाना एक जिया था। इसकी राय में साइलेंट वंडर से हारने की वाहिद वजह यह थी कि इसने अभी तक अपनी माना बॉडी को मुकम्मल तौर पर अनलॉक नहीं किया था। अगर वो ऐसा कर लेता तो उसे शिकस्त देना बच्चों का खेल होता। काफी वक्त मिलने पर कोई भी अपनी माना बॉडी की मुकम्मल सलाहियत को अनलॉक कर सकता था। लिहाजा इसका पुख्ता यकीन था कि अपने जंगी मेयार और तकनीक को बेहतर बनाना ही ताकत का असल रास्ता है। अब सिर्फ अपनी माना बॉडी को अनलॉक करने के लिए जीरो विंग जा रहे हैं। अब वहां तकनीक सीखने नहीं जा रहे। ये इंस्ट्रक्टर टूरे की तरबियत से मुतसादिम नहीं है। मुझे यकीन है कि उन्हें इससे कोई मसला नहीं होगा, दवान हानशान ने जवाब दिया। काफी देर हो रही है, हमें स्टार लाइट फोर्ट्रेस की तरफ जल्दी करनी चाहिए। हमें जीरो विंग को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ये कहकर दवान हानशान सोलिटरी फरोसट, यान जाकियान और अलिफाजर के चंद दर्जन अरकान को टेलीपोर्टेशन ईरे के जरिए स्टार लाइट फोर्ट्रेस के करीब तरीन एनपीसी टाउन ले गया। चैप्टर 2622 स्टार लाइट फोर्ट्रेस में तब्दीलियां। स्टार वैली, स्टार लाइट फोर्ट्रेस। खिलाड़ियों की एक लंबी कतार, जिसमें दसियों हजार लोग शामिल थे, इस शानदार कदीम किले में दाखिल होने का इंतजार कर रही थी। इनमें टीम के काफी खिलाड़ी भी मौजूद थे, जो पहली बार आने वालों के लिए एक शानदार और हैरान कुन मंजर पेश कर रहे थे। अलिफाजर की 40 रुकनी टीम कतार के सामने खड़ी थी और तजस्सुस से स्टार लाइट फोर्ट्रेस को देख रही थी। यहाँ टीम के कितने माहिरीन मौजूद हैं? अलिफाजर के 3 खिलाड़ियों में से एक ने अपने पीछे खिलाड़ियों की कतार पर नजर डालते हुए हैरत से कहा। टीम के खिलाड़ी अब भी नाकाबिल यकीन हद तक नायाब थे, और यहाँ तक कि मुख्तलिफ बड़ी ताकतें अपने 3 माहिरीन को गिल्ड का सतून समझती थीं। ताहम स्टार लाइट फोर्ट्रेस में 3 के माहिरीन एक आम मंजर थे। तकरीबन हर 10 खिलाड़ियों में से एक 3 का माहिर था। ये हैरत अंगेज था। मैंने सुना है कि काफी माहिरीन डेमन गार्ड की लीगेसी के लिए स्टार लाइट फोर्ट्रेस आए हैं, लेकिन किया यहाँ कुछ ज्यादा ही लोग नहीं हैं। लेवल 110 टीम के एक मर्द गार्डियन नाइट, जो अलिफाजर का एक और रुकन था, ने तबसरा किया। वो महसूस कर सकता था कि इसने जिन 3 माहिरीन को देखा, इनमें से बहुत से रिफाइनमेंट रीलिम के माहिरीन थे। कुछ तो फ्लोइंग वाटर रीलिम तक भी पहुंच चुके थे, जैसा कि वो खुद था। यहाँ की माना भी मुख्तलिफ महसूस होती है। ये बहुत सुकून बख्श है और किसी न किसी तरह मुकम्मल महसूस होती है। यहाँ खड़े होकर माना को महसूस करना कहीं और के मुकाबले में ज्यादा आसान है। लेवल 109 टीम की एक खातून इलेमिनेट लिस्ट ने कहा।
अगर मैं यहाँ आराम और तरबियत कर सकूं तो मेरा माना कंट्रोल बैरूनी दुनिया में तरबियत के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेजी से बेहतर हो जाएगा। जब अलिफाजर के नौजवान टैलेंट आपस में बातें कर रहे थे, सूलिटरी फरोसट और यान जायकियान कले को घोर रहे थे, वो भी माना को देखकर इतने ही हैरान थे जितना के बाकी सब। तो ये 3 सुप्रीम इलेमिनेट्स की माना है। ये वाकई गैर मामूली है। यान जायकियान ने अपने अर्द गिर्द माना के बहाव को महसूस करते हुए सरगोशी की। इसी वक्त इसे हकीकत का इदराक भी हुआ। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि जीरो विंग के इतने सारे अरकान ने अपनी माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर उनलॉक कर लिया है। अगर वो ऐसे माहौल में रहते हैं तो वक्त के साथ उनका माना कंट्रोल सिर्फ मजबूत ही होगा। उन्हें अपनी माना बॉडीज की सलाहियत को उनलॉक करने में भी बहुत आसानी होगी। स्टार लाइट फोर्ट्रेस की माना, जिसमें 3 सुप्रीम इलेमिनेट्स शामिल थे, अब मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए कोई राज नहीं रही थी। सिर्फ ये कि किसी भी सुपर पावर ने इस राज को अवाम के सामने जाहिर करने की जहमत नहीं की थी। कुदरती तौर पर तेज हवास रखने वाले आज़ाद खिलाड़ियों ने भी अपनी ज़बानें बंद रखी थीं, क्योंकि वो कले के फ़वाइद से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते थे। आखिरकार स्टार लाइट फोर्ट्रेस सिर्फ एक महदूद तादाद में खिलाड़ियों को रिहाइश फराहम कर सकता था। ये माहौल कदीम दौर के माहौल से सिर्फ करीब तर है। सूलिटरी फरोसट ने कले की माना में नहाते हुए हैरत से सोचा। उसने नहीं सोचा था कि कले का माहौल, जो मुबैना तौर पर कदीम दौर का मुकाबला करता था, इतना ज्यादा अहम था। ये सिर्फ करीब था, असल चीज नहीं थी। गॉड्स डोमेन में कोई भी जगह अब भी ग्रेट डिस्ट्रक्शन से पहले जैसा माहौल कैसे रख सकती थी। इसकी राय में माजी में हाल के मुकाबले में इतने ज्यादा ताकतवर जंगजू सिर्फ इसलिए थे क्योंकि कदीम दौर में बहुत सी मुकम्मल लीगेसीज दस्तयाब थीं। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता था कि यह किसी कदीम माहौल की वजह से हो। यकीनन कदीम दौर में माहौल नाकाबिल यकीन हद तक माना से भरपूर था, लेकिन तमाम मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास हाई माना डेंसिटी के साथ अपने खुसूसी तरबियती मैदान थे। इनमें से कुछ तरबियती मैदानों में तो माना कदीम दौर के मुकाबले में कहीं ज्यादा कसीफ थी। ताहम स्टार लाइट फोर्ट्रेस पहुंचने और उसकी माना का खुद तजर्बा करने के बाद सूलिटरी फरोसट को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती पर था। एक मेली खिलाड़ी होने के बावजूद वो अपनी माना ओफिनियटी को बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। अगरचे इसकी ओफिनियटी में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10% से 20%, लेकिन उसने पहले ही इसके माना कंट्रोल को नुमायां तौर पर बेहतर बना दिया था। इसके मेयार के मुताबिक जब तक इसे स्टार लाइट फोर्ट्रेस के अंदर तरबियत के लिए कोई अच्छी जगह मिल जाती, वो मुमकिना तौर पर सिर्फ 10 दिनों के अंदर अपनी माना बॉडी की मुकम्मल सलाहियत को उनलॉक कर लेता। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि जीरो विंग ने मुकम्मल तौर पर उनलॉक माना बॉडीज के साथ इतने सारे माहिरीन की परवरिश कैसे की थी। स्टार लाइट फोर्ट्रेस के माहौल ने दवान हान शान को भी हैरान कर दिया। लानत हो, ये वो नहीं है जो मुझे बताया गया था। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की माना सिर्फ उन खिलाड़ियों की मदद करेगी जिनका माना का इदराक बहुत तेज है, आम तो 3 माहिरीन की नहीं। जब दवान हाशान ने कले में दाखिल होने के मुंतजिर खिलाड़ियों पर नजर डाली तो वो अलिफाजर के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की पिटाई करने की ख्वाहिश पर काबू ना पा सका। दवान हान शान को यह एहसास नहीं हुआ कि अलिफाजर की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कले के खिलने के वक्त के माहौल के बारे में ज्यादातर दुरुस्त थीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और स्टार लाइट फोर्ट्रेस के मैजिकीरे ने अपने अर्द गिर्द से 3 सुप्रीम इलेमिनेट्स की मजीद माना जज्ब करना जारी रखी, कले की माना में मुसलसल बेहतरी आती गई। अब प्रतीन के वो माहिरीन भी जो माना को बमुश्किल महसूस करते थे, स्टार लाइट फोर्ट्रेस के माहौल से बेपना फायदा उठा सकते थे। जब अलिफाजर के अरकान कले की माना पर गर्मा गर्म बहस कर रहे थे, सिल्वर लाइट आर्मर में मलबूस और एक रूनक ग्रेट सौरुड उठाए हुए एक सुर्ख आंखों वाली सुनहरी बालों वाली खातून कले से बाहर निकली। जैसे ही खिलाड़ियों ने इस खातून को देखा, कतार में मौजूद सब लोग खामोश हो गए। वो कोई और नहीं बल्कि फीथालिया थी, जो स्टार लाइट फोर्ट्रेस की मैनेजर थी। फीथालिया ने टीम के बहुत से माहिरीन और टीमों का इलाज किया था जिन्होंने स्टार लाइट फोर्ट्रेस के बाहर हंगामा आराई करने की कोशिश की थी। सिर्फ 2 दिन पहले उसने अकेले ही एक सुपर पावर की 100 रुकनी टीम को नीस्तो नाबूद कर दिया था। इसकी ताकत के खौफनाक मुजाहरे के बाद कुछ खिलाड़ियों ने, जो अब भी हंगामा करने का सोच रहे थे, ये ख्याल तर्क कर दिया। फीथालिया की गैर इंसानी ताकत इसकी माना बॉडी की मुकम्मल सलाहियत को उनलॉक करने का बड़ा रास्त नतीजा थी, और अब आम डोमेन रेलिम के माहिरीन भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। खुश आमदीद।
आप यकीनन अलिफाजर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से होंगे। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम इस वक्त मसरूफ हैं, इसलिए मैं आपको फोर्ट्रेस लॉर्ड्स मैंशन तक ले जाऊंगी, फीथालिया ने नरमी से ऐलान किया। ये कैसे मुमकिन है? फीथालिया को अपने ग्रुप के इस्तकबाल के लिए आते देखकर सोलिटरी फरोसट की आंखें फड़कने लगीं। वो और फीथालिया पुराने वाकिफकार थे। उसने मुसलसल उसे चैलेंज करने की कोशिश की थी और उनके दरमियान कई दर्जन बार मुकाबला हुआ था। बदकिस्मती से वो हर मैच हार गया था। इसे उम्मीद थी कि वायलेट सॉरुड के साथ अपनी तरबियत के बाद वो फीथालिया को दोबारा चैलेंज करेगा। ताहम उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो स्टार लाइट फोर्ट्रेस में उनका इस्तकबाल करने की जिम्मेदार होगी। ये डिवाइन ट्राइब के डिवाइन हैम लीजन की कमांडर थी जिसकी वो बात कर रहे थे। कमांडर फीथालिया, मुझे आपको यहां पाकर हैरत हुई। मैंने सोचा था कि अब भी दूसरे माहिरीन की तरह डेमन गार्ड्स शराएं गई होंगी। दवान हानशान ने फीथालिया को देखकर इसी तरह हैरत का इजहार करते हुए कहा। स्टार वैली में डेमन गार्ड्स शराएं डोमेन रीलिम के माहिरीन के लिए एक अहम तरबियती मैदान बन चुका था, क्योंकि इस शराएं से चंद खुसूसी खुफिया जगहें जड़ी हुई थी। खिलाड़ी न सिर्फ इन खुफिया जगहों से खजाने हासिल कर सकते थे, बल्कि वो उन इलाकों को मजबूत बनने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे। यकीनन सिर्फ डोमेन रीलिम के माहिरीन और नाकाबिल यकीन हद तक मजबूत पैक माहिरीन ही उन फवाइद से फ़ायदा उठा सकते थे। इन खुफिया जगहों के अंदर ताकतवर राकेशों और जालों की वजह से आम पैक माहिरीन भी अगर उन्हें तलाश करने की कोशिश करते तो जल्द ही मौत के मुंह में चले जाते। मजीद बरा, डेमन गार्ड्स शराए में दाखिल होना कोई आसान काम नहीं था। किसी को दाखिले के काफ़ी पास हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत होती थी, और सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करने के लिए हर पास सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज़ थी। आम तौर पर सिर्फ स्टार वैली के करीब वाक़ सुपर पावर्स ही अपने माहिरीन को डेमन गार्ड्स शराएं भेजने का इंतखाब करती थीं। ताहम फीथालिया मुख्तलिफ थी। डिवाइन ट्राइब की स्टार लाइट फोर्ट्रेस के अंदर वाहिद आर्जी रहाइशगाह थी। डेमन गार्ड्स शराएं में दाखिल होना इसके लिए बच्चों का खेल होना चाहिए था। अगरचे डेमन गार्ड्स शराएं मुफीद है, लेकिन फोर्ट्रेस लॉर्ड्स मैंशन के नान जंग में तरबियत करना कहीं बेहतर है। अफसोस की बात है कि नान जंग में सिर्फ एक महदूद तादाद में लोग ही समा सकते हैं, वरना मैं इसे मुसलसल इस्तेमाल करती। फीथालिया ने सर हिलाते हुए तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा। इसी वक्त उसने अलिफाजिर के अरकान को रश्क भरी नज़रों से देखा। अलिफाजिर और ज़ीरो विंग के दरमियान हालिया शराकतदारी की वजह से सैफ अली ने उन नौजवान टीलेंट्स को चंद दिनों के लिए फोर्ट्रेस लॉर्ड्स मैंशन के बड़े नान जंग में मुफ्त तरबियत देने का फैसला किया था। डेमन गार्ड्स शराएं से भी बेहतर कोई जगह है, इस खबर ने सोलिटरी फरोसट को हैरान कर दिया। इसके और फीथालिया के पाए के माहिरीन के लिए तरबियत के जरिए मजबूत होना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था। ये हकीकत के डेमन गार्ड्स शराएं डोमेन रीलिम के माहिरीन की मदद कर सकता था, हैरत अंगेज थी। अगर फासले और अफरादी क़ुव्वत का मसला ना होता तो अलिफाजिर के डोमेन रीलिम के माहिरीन कब के शराएं का रुख कर चुके होते। और फिर भी फीथालिया का इसरार था कि स्टार लाइट फोर्ट्रेस के फोर्ट्रेस लॉर्ड्स मैंशन में तरबियत करना डेमन गार्ड्स शराएं में तरबियत करने से भी ज्यादा मुअस्सिर। वो इस तरह के अजीब व गरीब दावे पर कैसे यकीन कर सकता था। आइए अपनी गुफ्तगू को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। हमारा वक्त महदूद है, हमें फौरन मैंशन की तरफ चलना चाहिए। फीथालिया ने अलिफाजिर के अरकान की हैरान कुन नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए इन खिलाड़ियों को बराह रास्त फोर्ट्रेस लॉर्ड्स मैंशन की तरफ ले जाते हुए कहा। चैप्टर 2623 ज़ीरो विंग की असल बुनियाद। स्टार लाइट फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस लॉर्ड्स मैंशन। स्टार लाइट फोर्ट्रेस के दिल के तौर पर फोर्ट्रेस लॉर्ड्स मैंशन के अंदर माना नुमायां तौर पर बदल चुकी थी। बाहर से ऐसा लगता था जैसे मैंशन और उसके गिरदोनवा क्रिस्टल की एक तह में लिपटे हुए हों, और ये दिलकश मंजर हर गुजरने वाले की तवज्जो अपनी तरफ खींच रहा था। हैरत अंगेज, यहाँ की माना बैरूनी दुनिया के मुकाबले में कम अज कम 50% ज्यादा कसीफ है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि आप उसे एक बेहतरीन तरबियती मैदान समझती हैं। कमांडर फीथालिया, दवान हानशान ने अपने सामने चमकते हुए किले को देखकर तारीफ की। स्टार लाइट फोर्ट्रेस की माना डेंसिटी पहले ही गैर मामूली थी। ये इतनी ज्यादा थी कि इसने मुख्तलिफ सुपर पावर्स के खुसूसी तरबियती मैदानों का मुकाबला किया और मुमकिना तौर पर उन्हें पीछे छोड़ दिया। ताहम फोर्ट्रेस लॉर्ड्स मैंशन में माना इससे भी ज्यादा कसीफ थी। मगरिबी बर्रे आज़म पर ऐसी कसीफ माना वाली कोई दूसरी जगह ढूंढना मुश्किल होगा। अगर खिलाड़ी ऐसी भरपूर खुसूसी माना में तरबियत कर सकें तो उनकी कारकर्दगी आसमान को छूने लगेगी।
یہاں تک کہ دوان ہانشان جیسے ڈومین ریلم کے ماہرین بھی ممکنہ طور پر اتنی وافر معنی والے ماحول سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ تاہم فیتھالیا نے جواب میں صرف قہقہا لگایا۔ بغیر کسی تبصرے کے وہ الفاجر کے گروپ کو سخت پہرے والے فورٹریس لارڈس مینشن کے اندر لے گئی۔ جب انہوں نے مینشن کی حدود میں قدم رکھا تو دوان ہانشان اور الفاجر سے تعلق رکھنے والے ان کے ساتھی مکمل طور پر ہکا بکا رہ گئے۔ زیرو ونگ کے ماہرین کی کثیر تعداد کے علاوہ صحن کے گرد 50 سے زائد پرسنل گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ ان این پی سیز میں سے کمزور ترین بھی ایک سکٹ سلور گارڈ تھا اور وہاں 8 فائنگولڈ گارڈز بھی موجود تھے۔ یہ این پی سیز 3 ماہرین کی 1000 رکنی ٹیم کو بھی نیست و نابود کر سکتے تھے۔ ایک بار جب ان کی حیرت کم ہوئی تو الفاجر کے ارکان کو احساس ہوا کہ وہ کتنا تر و تازہ اور ہلکا محسوس کر رہے ہیں، جیسے ان کے پرانے جسموں کی جگہ نئے بہتر جسموں نے لے لی ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میرا اپنے جسم پر کنٹرول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے؟ سولیٹری فروسٹ نے تبدیلیوں کو محسوس کرتے ہوئے حیرت سے کہا۔ کثیف معنی کا ایسا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صرف ہمارا جسمانی کنٹرول نہیں ہے۔ میں محسوس کر سکتی ہوں کہ میرا معنی کنٹرول بھی نمایاں طور پر بہتر ہو رہا ہے، یان جائے کیان نے ٹیم چیٹ میں کہا۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ گلڈ لیڈر بلیک فلیم کو اتنا بھروسہ ہے کہ وہ ہماری مانا باڈیز کو تیزی سے مکمل طور پر ان لاک کرنے اور 100% کی حد عبور کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی مانا سے بھرپور ماحول کا تجربہ کیا تھا، بشمول ایسی جگہیں جہاں مانا فورٹریس لارڈس مینشن سے زیادہ کثیف تھی، پھر بھی ان میں سے کسی جگہ نے ان پر اس طرح اثر نہیں ڈالا تھا۔ وہ ابھی مینشن کے سامنے والے صحن سے آگے نہیں بڑھے تھے، پھر بھی یان جاکیان نے اپنی جنگی طاقت میں زبردست اضافہ محسوس کیا۔ اگر وہ یہاں کچھ دیر تربیت کر سکے تو اسے یقین تھا کہ وہ کچھ ہی دیر میں ڈومین ریلم تک پہنچ جائے گی۔ اس کا معنی کنٹرول بھی ایک بالکل نئی سطح پر پہنچ جائے گا۔ تبدیلیوں کو محسوس کرتے ہوئے دوان ہانشان فیتھالیا کی طرف مڑا اور پوچھا، کمانڈر فیتھالیا، کیا بلیک فلیم کے ساتھ ہمارے معاہدے میں صرف 3 تربیتی نشستیں شامل نہیں تھیں؟ کیا کوئی غلطی ہوئی ہے؟ بلیک فلیم کے ساتھ الفاجر کے معاہدے کے مطابق الفاجر کو وائلٹ سوروڈ کی قدیم خفیہ سرزمین میں داخلے کی 40 نشستیں ملنی تھیں۔ بونس کے طور پر زیرو ونگ الفاجر کے 3 ارکان کو ان کی مانا باڈیز کی مکمل صلاحیت کو انلاک کرنے اور 100% کی حد عبور کرنے میں بھی مدد کرے گا۔ سن فلفلیم، سولیٹری فروسٹ اور یان جاکیان کے علاوہ الفاجر کے ارکان صرف قدیم خفیہ سرزمین کے سفر کی تیاری کرنے اور پہلے سے کچھ سادہ تربیت حاصل کرنے کے لیے اسٹار لائٹ فورٹریس آئے تھے۔ تاہم فیتھالیا ان کی پوری ٹیم کو اس مقدس تربیتی میدان میں لے آئی تھی۔ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اب سب اگلے چند دنوں تک یہیں تربیت کریں گے۔ جہاں تک ان 3 نشستوں کا تعلق ہے، وہ تربیت لینے والے کہیں اور جائیں گے۔ بدقسمتی سے میں ان کے ساتھ جانے کی اہل نہیں ہوں، فیتھالیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فورٹریس لارڈس مینشن اپنی نوعیت کا ایک منفرد تربیتی ماحول تھا، اس لیے یہ غیر متوقع نہیں تھا کہ دوان ہانشان کو غلط فہمی ہوئی۔ اگر ممکن ہوتا تو ڈیوائن ٹرائب فورٹریس لارڈس مینشن میں تربیت کے لیے زیرو ونگ کے ساتھ طویل مدتی اتحاد کے لیے بات چیت کرتا، لیکن اس میں جنگی کمروں کی تعداد محدود تھی۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اس کے اپنے ارکان اپنی ترقی جاری رکھ سکیں، زیرو ونگ صرف ان میں سے چند کمرے لیز پر دینے کی استطاعت رکھتا تھا۔ واحد وجہ یہ تھی کہ زیرو ونگ الفاجر کے ارکان کو 40 جنگی کمرے دینے پر راضی ہوا تھا، وہ بھاری قیمت تھی جو چیمبر نے ادا کی تھی۔ کیا ان 3 امیدواروں کو یہاں تربیت نہیں دی جائے گی؟ دوان ہانشان تھوڑا حیران ہوا۔ اسے اب بھی شک تھا کہ سیف علی ایک ہی دن میں سن فلفلیم، سولیٹری فروسٹ اور یان جاکیان کی مانا باڈیز کی مکمل صلاحیت کو انلاک کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ 100% کی حد عبور کرنے میں مدد کرنا تو دور کی بات ہے۔ تاہم فورٹریس لارڈس مینشن کا مشاہدہ کرنے کے بعد دوان ہانشان نے سوچا کہ کیا یہ کارنامہ واقعی ممکن ہے۔ آخر کار یہ ماحول کھلاڑیوں کے جسمانی اور مانا کنٹرول کو زبردست طریقے سے بہتر بناتا تھا۔ الفاجر کے پاس یقینی طور پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ وائلٹ سوروڈ کے پاس بھی ایسا حیرت انگیز تربیتی ماحول نہیں تھا۔ تاہم فیتھالیا نے ابھی واضح طور پر کہا تھا کہ یہ قیمتی علاقہ ان 3 امیدواروں کی تربیت گاہ نہیں ہے، وہ اس سے بھی بہتر جگہ جا رہی ہے۔ دوان ہانشان اس تصور کو سچ کے طور پر کیسے قبول کر سکتا تھا؟ یہاں تک کہ سولیٹری فروسٹ اور یان جاکیان نے بھی سوچا کہ کیا کمانڈر کوئی چال چل رہی ہے اور اسے زیرو ونگ کی ساکھ بڑھانے کے موقع کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔
ताहम मामले पर थोड़ा गौर करने के बाद उन्होंने फौरन उन मफरूजों को मुस्तरद कर दिया। फिथालिया के पास उनसे झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी। वो न सिर्फ डिवाइन ट्राइब के दूसरे सबसे ताकतवर ट्रम्प कार्ड लीजन की कमांडर थी, बल्कि वो मगरब में एक मशहूर माहिर भी थी। वो इतने मामूली मामले पर क्यों झूठ बोलेगी? अब आखिरकार यहां पहुंच गए। हमारे गिल्ड लीडर काफी अरसे से आपका इंतजार कर रहे हैं। तरबियत के लिए मुंतखब किए गए 3 अफराद बरा करम मेरे पीछे आए। बाकी सब बरा करम बाहर इंतजार करें। जब अलिफाजिर के अरकान हैरत ज़दा थे, जीरो विंग का गिल्ड एम्बलम पहने हुए एक शख्स कले से बाहर आया। ताहम न तो दवान हानशान और न ही उनकी टीम ने उसकी मौजूदगी को महसूस किया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस शख्स का हकीकत में कोई वजूद ही ना हो। यान तियान जंग, वो इतना ताकतवर कैसे है? क्या उसकी जंगी तकनीकें बुनियादी तौर पर उन 3 राकेशों के बराबर नहीं है? दवान हानशान ने अपने सामने मौजूद शख्स को शक भरी नजरों से देखा। जीरो विंग के बारे में इसे मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक यान तियान जंग सिर्फ एक आम डोमेन रीलिम का माहिर था, फिर भी इसने वाज़े तौर पर डोमेन रीलिम में काफी तरक्की की थी। यान तियान जंग अब बटरफ्लाई बैल और उसके साथियों के साथ बराबरी की बुनियाद पर खड़े होने के मुकम्मल तौर पर काबिल था। अंकल हानशान, क्या हमें जाना चाहिए? यान जायक्यान ने पूछा। जाओ। इस बात को यकीनी बनाना कि तुम बाद में एल्डर फुलियम की बात सुनो, समझी? दवान हानशान ने सर हिलाते हुए कहा। उसने जीरो विंग को सिर्फ एक ऐसी गिल्ड के तौर पर देखा था जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी और जो अपनी कामयाबी के लिए मुकम्मल तौर पर अपने गिल्ड लीडर पर इन्हिसार करती थी। दरहकीकत ज्यादातर सुपर पावर्स का ख्याल था कि जीरो विंग की मजमूई जंगी ताकत सिर्फ आम सुपर पावर्स के बराबर है। ताहम जब बासलाहियत खिलाड़ियों की परवरिश जैसे दूसरे पहलुओं की बात आती तो जीरो विंग का कोई मुकाबला नहीं था। गिल्ड को मुस्तकबिल में एक आम सुपर पावर बनने के लिए किसी मुजिज़े की जरूरत होगी। ताहम दवान हानशान को स्टारलाइट फोर्ट्रेस के फोर्ट्रेस लॉर्ड्स मैंशन में दाखिल होने के बाद एहसास हुआ कि वो और मुख्तलिफ सुपर पावर्स कितनी गलती पर थे। समझ गए? यान जायक्यान और सोलिटरी फरोसत ने जवाब दिया और होशियार होकर खड़े हो गए। बरा करम, रास्ता दिखाएं। सुन फुलियम यान तियान जंग की तरफ मुड़ा जब दवान हानशान ने इन दोनों नौजवानों को हिदायत देना खत्म की। मेरे पीछे आए, यान तियान जंग ने सर हिलाकर जवाब दिया। फिर यान तियान जंग सुन फुलियम के तीनों अरकान को मैंशन की लाबी में और वहां से लीगेसी रोम की तरफ ले गया, जो मैंशन के कल्ब में वाक़ था। लीगेसी रोम के सामने 2 लेवल 122-3 फाइनोल्ड गार्ड्स खड़े थे। सुन फुलियम भी इन 2 पर्सनल गार्ड्स के सामने कोई जल्दबाजी में कदम उठाने की जुर्रत नहीं करेगा। जब दरवाजे खिले तो सुन फुलियम और 2 नौजवान माहिरीन ने लीगेसी रोम में एक शख्स को खड़ा देखा। वो कमरे के मैजिक ईरे को कंट्रोल कर रहा था और कमरे के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंटल माना इसके गिर्द बह रही थी। जैसे जैसे वो शख्स अपना काम जारी रखता गया, इसके गिर्द माना हैरत अंगेज तौर पर कसीफ होती गई और आखिरकार एक सफेद धुंध में बदल गई। एलिमेंटल कंट्रोल माना मस्ट। ये कैसे मुमकिन है? यान जायक्यान ने हैरत से आंखें फाड़कर कमरे के अंदर मौजूद शख्स को देखा। चैप्टर 2624 हैरत अंगेज लीगेसी रोम। इस्तिलाह एलिमेंटल कंट्रोल आम खिलाड़ियों और ज्यादातर माहिर खिलाड़ियों के लिए अजनबी थी। आमतौर पर खिलाड़ी सिर्फ इस वक्त समझ पाते थे कि एलिमेंटल कंट्रोल किया है जब वो 3 तक पहुंच जाते और अपनी माना बॉडीज को अनलॉक करने की कोशिश शुरू करते। एलिमेंटल कंट्रोल हासिल करने का मतलब माना कि हर किस्म पर दुरुस्त कंट्रोल हासिल करना था। इसे हासिल करने के लिए किसी को वजूद में मौजूद माना की मुख्तलिफ अक़साम की खुसूसियात को समझना पड़ता था। कम अज कम किसी को 4 बड़े अनासिर को चलाने के पीछे मौजूद उसूलों को समझना पड़ता था। ताहम खेल के इस मरहले पर माना कि मुख्तलिफ अक़साम पर दुरुस्त कंट्रोल हासिल करना तो दूर की बात, सुपर पावर्स अब भी 4 बड़े अनासिर के ऑपरेटिंग उसूलों से बेखबर थे। लिहाजा डोमेन रीलिम के मीजिकल क्लास के खिलाड़ी भी एलिमेंटल कंट्रोल के काबिल नहीं थे। फिर भी यान जायक्यान की हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि लीगेसी रोम के अंदर खड़ा शख्स कमरे के अंदर मौजूद माना को इस तरह कंट्रोल कर रहा है जैसे वो इसके अपने जिस्म का हिस्सा हो और इसे कमरे के मैजिक ईरे को मजबूत बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। ये वो सलाहियत थी जिसकी गार्ड्स डोमेन में तमाम मीजिकल क्लास के खिलाड़ी तलाश में थे। ताहम जिस चीज ने उसे वाकई हैरान किया वो इस शख्स की शनाख्त थी। ब्लैक फुलियम। आखिरकार
میلی क्लासेस फितरी तौर पर मीजेकल क्लासेस के मुकाबले में माना से कम हम आहंग होती हैं। इसके अलावा मेली खिलाड़ी जंग में मीजेकल क्लास के खिलाड़ियों के मुकाबले में माना का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, इसलिए उन्हें मीजेकल क्लास के खिलाड़ियों के मुकाबले में माना से कम वाकिफ होना चाहिए। फिर भी 300 रोड किंग होने के बावजूद सैफ अली ने दरहकीकत एलिमेंटल कंट्रोल हासिल कर लिया था। आप आ गए, सैफ अली ने कहा और फौरन लीगैसी रोम के मैजिक ईरे के ऑपरेशन को तेज कर दिया। फिर इसने बात जारी रखी, कमरे का मैजिक ईरे तकरीबन मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। आप तीनों यहां अपनी माना बॉडीज को अनलॉक करना सीखेंगे। थोड़ी देर में आप में से हर एक के पास 5 मिनट होंगे ताकि आप तजुर्बा कर सकें कि मुकम्मल तौर पर अनलॉक माना बॉडी कैसा महसूस होती है। इस वक्त के दौरान आपको जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि इस एहसास को याद कर लें कि आपके जिस्म के अंदर माना कैसे बहती है। इसके बाद आपको इस एहसास को दोबारा पैदा करने के तरीकों के बारे में सोचना होगा। याद रखें, आप में से हर एक के पास सिर्फ एक मौका है। 5 मिनट के लिए मुकम्मल तौर पर अनलॉक माना बॉडी का तजुर्बा करें। यान शायक यान सैफ अली की बातों पर हैरान रह गई। अगरचे ये तजुर्बा सिर्फ 5 मुख्तसर मिनट का था, लेकिन अगर उसे मालूम हो जाता कि इसकी मुकम्मल तौर पर अनलॉक माना बॉडी कैसी महसूस होगी तो उसे बाद में इसे अनलॉक करने में बहुत आसानी होगी। मजीद ये कि उसे भटकने और लंबा रास्ता इख्तियार करने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। वो सिर्फ अपने मकसद की तरफ सीधी जा सकती थी। तो ये जीरो विंग की ताकत के पीछे छुपा राज है। सोलिटरी फरोसट ने भी इसी तरह हैरत से सैफ अली को देखा। अलहाल गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ सुपर पावर्स पहले ही ऐसी जगह तलाश करने के लिए जिदोजहद कर रही थीं जो खिलाड़ियों को उनके माना कंट्रोल को बेहतर बनाने में मदद दे सके। जीरो विंग ताहम खिलाड़ियों को 5 मिनट तक ये तजर्बा करने की इजाज़त दे सकता था कि मुकम्मल तौर पर अनलॉक माना बॉडी कैसा महसूस होता है। ये गिल्ड मुख्तलिफ सुपर पावर्स के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर खड़ी थी। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि जीरो विंग के पास मुकम्मल तौर पर अनलॉक माना बॉडीज के साथ इतने माहिरीन मौजूद हैं। अगर दूसरी सुपर पावर्स को इस बारे में मालूम हो जाए तो वो गालिबन हसद से मर जाएंगी। सुन फुलफुलियम ने सैफ अली की वजाहत सुनने के बाद लीगेसी रोम का करीब से जायजा लिया। अगरचे खिलाड़ी काफी वक्त मिलने पर अपनी माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर अनलॉक कर सकते थे, लेकिन जितना जल्दी कोई खिलाड़ी ऐसा करता इतना ही जल्दी वो इन मकामात पर जा सकता था जो आम 3 खिलाड़ियों के लिए ममनू थे और वहां मौके हासिल कर सकता था। उनके पास दूसरी चीजों के लिए भी ज्यादा वक्त होगा। आखिरकार माना बॉडी को तलाश करने में बहुत ज्यादा वक्त और तवानाई सिर्फ होती थी, लिहाजा इस तलाश के दौरानिये को कम करना भी वो चीज थी जिस पर मुख्तलिफ सुपर पावर्स इस वक्त काम कर रही थीं। लीगेसी रोम के मैजिक ईरे को मुकम्मल तौर पर फ़ाल करने के बाद सैफ अली ने अपनी नज़रें सुन फुलफुलियम और दूसरों की तरफ मोड़ी और पूछा, ठीक है, पहले कौन जाएगा? मैं पहले जाऊंगा। सोलिटरी फरोसट और यान शाहक्यान मेरे बाद दाखिल होंगे, सुन फुलफुलियम ने कहा। सोलिटरी फरोसट और यान शाहक्यान दोनों ने इत्तेफाक में सर हिलाया। उनमें से कोई भी सुन फुलफुलियम के फैसले से गैर मुतमईन नहीं था, क्योंकि वो समझते थे कि लीगेसी रोम का तजर्बा करने वाले पहले शख्स को सबसे कम फायदा होगा। आखिरकार इनमें से किसी को भी मालूम नहीं था कि मुकम्मल तौर पर अनलॉक माना बॉडी कैसा महसूस होता है, इसलिए वो नहीं जानते थे कि लीगेसी रोम से ज्यादा फायदा उठाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। बाद में अंदर जाने से उन्हें सुन फुलफुलियम की आरा और बेहतर तजर्बा हासिल करने के लिए तजावीज़ मिलेंगी। बहुत अच्छा एल्डर फुलियम, बड़ा करम, सैफ अली ने कहा जब वो लीगेसी रोम से बाहर निकला और सुन फुलफुलियम को अंदर जाने का इशारा किया। जैसे ही सुन फुलफुलियम लीगेसी रोम में दाखिल हुआ, इसके दरवाजे फौरन बंद हो गए। फिर कमरे में खामोशी छा गई। सोलिटरी फरोसट और यान शाहक्यान घबराहट और तजस्सुस के साथ बंद दरवाजों को देखने लगे। अब भी वो एक दिन के अंदर अपनी माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर अनलॉक करने के काबिल होने के बारे में मशकूक थे। आखिरकार कोई अपनी माना बॉडी को जितना ज्यादा अनलॉक करता, मजीद तरक्की इतनी ही मुश्किल होती जाती। ये कोई ऐसा कारनामा नहीं था जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुकम्मल तौर पर अनलॉक माना बॉडी का तजर्बा करने से हासिल किया जा सके। आजमाइश और गलती के लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार होता है। दरी असना जब सोलिटरी फरोसट और यान शाहक्यान ऐसे ख्यालात में गुम थे, 5 मिनट तेजी से गुजर गए। अगले ही लम्हे लीगेसी रोम के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुले और दरवाजे से कसीफ माना बाहर निकलने लगी। ये सोलिटरी फरोसट और यान शाहक्यान दोनों दंग रह गए जब उन्होंने सुन फुलफुलियम को बाहर आते देखा।
वो बता सकते थे कि कमरे से आने वाली कसीफ माना दरअसल सुनफुलफुलियम की थी। मजीद बरा, सुनफुलफुलियम से जो हाला निकल रहा था वो दम घुटने की हद तक ताकतवर था। एल्डर फुलियम, क्या आपने अपनी माना बॉडी को मुकम्मल तौर पर अनलॉक कर लिया? यान जाकियान ने बेयकीनी से पुकारा। वो जानती थी कि इससे पहले सुनफुलफुलियम ने अपनी माना बॉडी की सलाहियत को सिर्फ 80% से थोड़ा ज्यादा अनलॉक किया था, इसलिए 100% तक पहुंचने में इसे अब भी काफी वक्त लगना चाहिए। अब लीगेसी रोम में दाखिल होने के सिर्फ 5 मिनट बाद उसने पहले ही अपनी माना बॉडी को मुकम्मल तौर पर अनलॉक कर लिया था। वो इस पर कैसे यकीन कर सकती थी? इस लम्हे यान जाकियान तो दूर की बात, खुद सैफ अली भी इस सूरत हाल पर हैरान था। असल में उसने लीगेसी रोम की बाकी 3 नशिस्तें जीरो विंग के इन माहिरीन पर इस्तेमाल करने का इरादा किया था जिनमें अच्छी सलाहियत थी। ताहम अलिफाजिर का एतमाद और उसकी वाइड रीलिम लीगेसी हासिल करने के लिए इसके पास उन्हें अलिफाजिर को देने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके बावजूद अलिफाजिर के तीनों उम्मीदवारों को अपनी माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर अनलॉक करने से थोड़ा दूर रहकर लीगेसी रोम से बाहर आना चाहिए था। आखिरकार शोलारानी और दूसरों के बरक्स सुनफुलफुलियम के तीनों अरकान को लीगेसी गेट के अंदर ट्रायल का तजुर्बा करने और माना बॉडी से मुताल्लिक इल्म की एक खास मिकदार हासिल करने का मौका नहीं मिला था। लिहाजा सैफ अली उन्हें जहर शहर से हासिल करदा 3 कदीम दवाइयां देने के लिए तैयार था। फोर्ट्रेस लॉर्ड्स मेंशन के जंगी कमरों के असरात के साथ मिलकर उनसे अलिफाजिर के तीनों उम्मीदवारों के लिए एक दिन के अंदर अपनी माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर अनलॉक करना मुमकिन हो जाना चाहिए था। सैफ अली ने कभी नहीं सोचा था कि सुनफुलफुलियम की सलाहियत इतनी ज्यादा होगी। सुनफुलफुलियम दर हकीकत लीगेसी रोम के सिर्फ एक चक्कर के बाद अपनी माना बॉडी को मुकम्मल तौर पर अनलॉक करने में कामयाब हो गया था। इसकी सलाहियतें खौफनाक थीं। जिस मुख्तसर लम्हे में सैफ अली सदमे में था, सुनफुलफुलियम सोलिटरी फरोसट और यान जाकियान की तरफ मुड़ा और मशवरा दिया, एक बार जब अब दोनों अंदर हों तो अपनी मुकम्मल तौर पर अनलॉक माना बॉडी का तजुर्बा करने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल न करें जो अब पहले अपनी माना बॉडी को चलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके बजाय सिर्फ ये महसूस करने पर तवज्जो दें कि आपकी माना बॉडी के अंदर माना कैसे बहती है। हमने जिन तरीकों पर तहकीक की थी इनमें बहुत सी गलतियां हैं। अगर आप अपनी मुकम्मल तौर पर अनलॉक माना बॉडी का तजुर्बा करने के लिए अपने पिछले तसव्वुरात को इस्तेमाल करने पर इसरार करेंगे तो आपको कोई बेहतरी लाने में मुश्किल पेश आएगी। मजीद बरा, अंदर रहते हुए मैंने महसूस किया कि 100% सलाहियत तक पहुंचना माना बॉडी का इख्तिताम नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। अगरचे मैंने अब अपनी माना बॉडी को मुकम्मल तौर पर अनलॉक कर लिया है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि ये अब भी इस माना बॉडी से कमतर है जो मेरे पास कमरे के अंदर थी। ताहम मेरी सलाहियतें महदूद हैं, इसलिए मैं अभी के लिए सिर्फ इतना ही कर सका। बिल्कुल वैसे ही जैसे गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम ने कहा, कमरे के अंदर जो एहसासात आप महसूस करते हैं उन्हें याद करने में अपनी पूरी जान लगा दें और किसी गैर जरूरी चीज के बारे में न सोचें। सिर्फ ऐसा करने से ही अब ज्यादा फायदा हासिल कर सकेंगे। आप इस मौका के जरिए 100% की हद भी उबूर कर सकते हैं। ये सुनकर यान तियानजंग, जो एक तरफ खड़ा था, ने सोच समझकर सर हिलाया। जहां तक सोलिटरी फरोसट और यान जाकियान का ताल्लुक है, उन्होंने शर्मिंदगी से सैफ अली की तरफ देखा। इससे पहले उन्होंने सैफ अली की बातों को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी और उन्हें महज गुपशप समझा था। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ था कि सैफ अली दर हकीकत उन्हें इशारे दे रहा था। हकीकत में सैफ अली खुद सुनफुलफुलियम की बातों से चौंक गया था। आखिरकार उसने पहले कोई संजीदा मशवरा नहीं दिया था, सिर्फ लीगेसी रोम को इस्तेमाल करने का बुनियादी तरीका बताया था। यकीनन सैफ अली ने अपनी हैरत अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी, बस सुनफुलफुलियम की बातों पर खामोशी से सर हिलाया। इसके बाद सोलिटरी फरोसट और यान जाकियान भी एक के बाद एक लीगेसी रोम में दाखिल हुए। वक्त बहते पानी की तरह गुजर गया और 3 दिन तेजी से बैठ गए। दूर दराज सिल्वर मून एम्पायर के एक कदीम जंगल में वायलेट लाइट सिटी एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, जहां से पूरे जंगल का नजारा किया जा सकता था। शहर मिथोलॉजी और वायलेट सॉरोड के अरकान से भरा हुआ था। इंस्ट्रक्टर टूरे और वायलेट सॉरोड के दीगर अरकान काफी अरसा पहले पहुंच चुके थे और इस वक्त शहर के सामने वाले गेट के ऊपर खड़े थे। इंस्ट्रक्टर टूरे, सब तैयार है। अब हम सिर्फ जीरो विंग के अरकान का इंतजार कर रहे हैं, क्रिम्सन स्टार ने टूरे के करीब आते हुए रिपोर्ट दी। मैंने सुना है कि मिथोलॉजी ने कई सुपर पावर्स के साथ शिराकत दारी की है।
उनकी छापामार टीम ने कल इलियट ट्रायल की कोशिश की थी। 200 रुकनी टीम मुकम्मल तौर पर मुस्तनद वाइड रीलिंग माहिरीन पर मुश्तमिल थी, जिनमें से कुछ ने अपनी माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर उनलॉक भी कर लिया है। ताहम मैंने सुना है कि ट्रायल के अंदर मुकम्मल तौर पर उनलॉक माना बॉडी भी महदूद मददगार साबित हुई। आखिर में मिथोलॉजी की टीम ट्रायल बास को शिकस्त देने में नाकाम रही। अगरचे जीरो विंग के पास मुकम्मल तौर पर उनलॉक माना बॉडीज के साथ बहुत से माहिरीन मौजूद हैं, लेकिन उनकी गिल्ड में वाइड रीलिंग के माहिरीन बमुश्किल ही मौजूद हैं। मुझे हैरत है कि क्या वो हीरो ट्रायल के ट्रायल बास तक पहुंच भी पाएंगे, वाइल्ड फाइटर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे डर है कि ये मुश्किल होगा। मैं वाकई नहीं जानता कि ब्लैक फुलियम इस वक्त क्या सोच रहा था कि उसने छापामार टीम की अक्सरियत को जीरो विंग के अरकान से भरने की तजवीज़ दी। अगर उसे मिथोलॉजी की नाकामी के बारे में मालूम हुआ तो वो गालिबन पछतावे से मर जाएगा, क्रिम्सन स्टार ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बार जब वो चंद बार टीम वॉप हो जाएंगे तो मुझे यकीन है कि वो हमसे कुमक मांगने आएगा। कदीम खुफिया सरजमीन का इलियट ट्रायल पहले ही मुकम्मल तौर पर उनलॉक माना बॉडी के फवाइद को एक बड़े मार्जिन से कम कर देता है। अगर मिथोलॉजी के छापामार अरकान का जंगी मेयार इंतहाई बुलंद ना होता तो वो इलियट ट्रायल के ट्रायल बास तक भी ना पहुंच पाते, इसे लड़ने का मौका मिलना तो दूर की बात है। अगर इलियट ट्रायल ने माना बॉडी पर इतनी भारी पाबंदी लगाई थी तो हीरो ट्रायल में ये पाबंदी कुदरती तौर पर कहीं ज्यादा होगी। इस सूरत में जीरो विंग की छापामार टीम के जिसमें बमुश्किल ही कोई पैक माहिर मौजूद था, हीरो ट्रायल के ट्रायल बास से मिलने के इम्कानात अमली तौर पर सिफर थे। जब वाइल्ड फाइटर और क्रिम्सन स्टार आपस में बातें कर रहे थे, एक फौलादी देव और कई बड़े उड़ने वाले माउनेट्स वायलेट लाइट सिटी के करीब पहुंचे। उनकी आमद ने पूरे वायलेट लाइट सिटी में हलचल मचा दी। चैप्टर 2625 अहमक अलिफाजिर। वो आखिरकार यहां पहुंच गए जब वाइल्ड फाइटर ने करीब आते हुए क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप और फ्लाइंग माउनेट्स को देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और इसने तबसरा किया, कितना शानदार दाखिला। अफसोस की बात है कि वो नहीं जानते कि कदीम खुफिया सरजमीन का ट्रायल खिलाड़ियों की माना बॉडीज पर कितनी ज्यादा पाबंदी लगाता है। आखिर में वो सिर्फ अपना वक्त और तवानाई ज़ाय करेंगे। अफसोस की बात है कि हमें हीरो ट्रायल को चैलेंज करने का अपना मौका भी ज़ाय करना पड़ रहा है, क्रिम्सन स्टार ने आह भरते हुए कहा। अगरचे वायलेट सॉरुड साइलेंट वंडर की मदद से कदीम खुफिया सरजमीन के अंदर खिलाड़ियों की बका को तूल देने के लिए ज़रूरी औजार वक्त से पहले तैयार करने में कामयाब हो गया था और मिथोलॉजी की पैदावारी रफ्तार को पकड़ लिया था, लेकिन वायलेट सॉरुड ने मिथोलॉजी से आगे निकलने का एक मौका भी खो दिया था। इलियट ट्रायल के बारे में अपनी समझ की बुनियाद पर वो अगले 10 दिनों में इसे फतह करने के पाबंद थे। ताहम इलियट ट्रायल से खिलाड़ियों को हासिल होने वाले मुराद हीरो ट्रायल के मुकाबले में बहुत कम थीं। ये मामला अब मुतालिका नहीं रहा। अगरचे हम हीरो ट्रायल को चैलेंज करने का अपना मौका खो रहे हैं, लेकिन मिथोलॉजी भी जरूरी नहीं कि उसे क्लियर कर सके। आखिर में हमारी गिल्ड्स बराबर ही रहेंगी, टूरे ने सुकून से कहा। आसमान से आहिस्ता आहिस्ता उतरते हुए क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप को देखते हुए इसने बात जारी रखी, हमारे बजाय जीरो विंग बड़ी मुसीबत में होगा अगर वो हीरो ट्रायल को फतह करने में नाकाम रहा। ये ठीक है। जीरो विंग ने गालिबन इस बार बदतरीन मुमकिना फैसला किया है, वाइल्ड फाइटर ने टूरे की बात से इत्तेफाक करते हुए सर हिलाया। जीरो विंग ने इस बार कदीम खुफिया सरजमीन को चैलेंज करने के लिए मुकम्मल तौर पर उनलॉक माना बॉडीज के साथ 100 से ज्यादा माहिरीन भेजे थे। अगरचे इससे जीरो विंग की साख में यकीनन इजाफा होगा, लेकिन ये गिल्ड के लिए बहुत से छुपे हुए खतरात को भी अपनी तरफ मुतवज्जे करेगा। मौजूदा गार्ड्स डोमेन में मुख्तलिफ सुपर पावर्स के दरमियान मुकाबला शिद्दत इख्तियार कर रहा था। अगर कोई ऐसी गिल्ड सामने आती जो सुपर पावर्स के रोजगार के लिए खतरा बन सकती हो तो इस गिल्ड का अंजाम बताने की जरूरत नहीं थी। आज के बाद काफी सुपर पावर्स गालिबन इस उभरते हुए खतरे को खत्म करने के लिए हाथ मिला लेंगी। यकीनन अगर जीरो विंग हीरो ट्रायल पर काबू पा लेता है तो उसे इन मुस्तकबिल के मसाइल से निमटने में बहुत आसानी होगी। इसके बरक्स नाकामी का मतलब गिल्ड के लिए एक डरावना ख्वाब होगा। हमें मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जीरो विंग का अलिफाजिर के साथ मुआहिदा हुआ है। अलिफाजिर की ताकत उधार लेने के बदले में जीरो विंग ने अलिफाजिर के कुछ नौजवान टिलेंट्स की परवरिश करने पर इत्तेफाक किया है। अगर अलिफाजिर की मदद के अलावा जीरो विंग हमसे बड़ी तादाद में पैक माहिरीन भेजने की दरख्वास्त करता है तो जीरो विंग के पास ट्रायल बास को शिकस्त देने का एक हकीकी मौका हो सकता है, क्रिम्सन स्टार ने कहा। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या जीरो विंग ये दरख्वास्त करेगा या नहीं।
अलिफाजिर के लीडर पागल हो गए हैं। अगरचे जीरो विंग के टॉप जंगजू वाकई हद से ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन टैलेंट की परवरिश में जीरो विंग वायलेट सॉरूड का मुकाबला कैसे कर सकता है? इस मामले की वजह से गिल्ड के आला तबके में बहुत से लोग अलिफाजिर से बहुत गैर मुतमईन हैं, वाइल्ड फाइटर ने बेजारी से कहा। गिल्ड लीडर ने यह भी ऐलान किया है कि हम अब से अलिफाजिर के नौजवान टीलिम्स की परवरिश बंद कर देंगे। इसके साथ अलिफाजिर ने बुनियादी तौर पर सोलिटरी फरोसट और यान शाह कियान के मुस्तकबिल को ख़त्म कर दिया है। इस मामले के जिक्र पर टूरे के चेहरे पर नागवारी के तासुरात आ गए। जहां तक क्रिम्सन स्टार का ताल्लुक है, उसने सर हिलाया और उन दो टीलिम्स के मुस्तकबिल के बारे में सोचकर आह भरी। अलिफाजिर के दूसरे अरकान को एक तरफ रखते हुए सोलिटरी फरोसट और यान शाह कियान ऐसे लोग थे जो टूरे की नज़रों में आ सकते थे। इनमें अलिफाजिर में अफसानवी शख्सियात बनने की सलाहियत थी। ये बिल्कुल वायलेट सॉरूड के सबसे ताकतवर ट्रम्प कार्ड लीजन के कमांडर की तरह था। उस वक्त वो कमांडर भी इसी तरह टूरे की नज़रों में आया था। अब वो पहले ही वायलेट सॉरूड में एक अफसानवी शख्सियत बन चुका था। इसकी ताकत 5 ग्रेट सपर गिल्ड्स के पुराने राकेशों का मुकाबला करती थी। ऐसे माहिरीन पूरी गिल्ड के लिए खुशहाली ला सकते थे। मजीद बरा सोलिटरी फरोसट और यान शाह कियान की कम उम्री का मतलब था कि वो अगले 2 या 3 दहाइयों तक अलिफाजिर के लिए इस्तेहकाम की जमानत दे सकते थे। अब ताहम अलिफाजिर ने ज़ाती तौर पर उन दो लोगों के मुस्तकबिल को ख़त्म कर दिया था। जिस वक्त वाइल्ड फाइटर और दूसरे आपस में बातें कर रहे थे, क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप और फ्लाइंग माउनेट्स वायलेट लाइट सिटी के मैन गेट के सामने उतरे। थोड़ी देर बाद चादरों में लिपटे हुए खिलाड़ियों को क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप और फ्लाइंग माउनेट्स से उतरते हुए देखा जा सकता था। इन खिलाड़ियों ने अपनी शुमारियात को छुपाने के लिए अपनी काली चादरों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपनी ज़ाहिरी शक्ल और गिल्ड एम्बलम को छुपाने की जहमत नहीं की थी, इसलिए इनकी शनाख्त करना बहुत आसान था। ऐसा लगता है कि अलिफाजिर जीरो विंग के साथ अपनी शराकतदारी को काफ़ी संजीदगी से ले रहा है। उसने दरहकीकत सुनफुलफुलियम को इस मुहिम पर साथ भेजा है, क्रिम्सन स्टार ने पुकारा जब उसने सुनफुलफुलियम को फ्लाइंग माउनेट्स में से एक से छलांग लगाते देखा। सुनफुलफुलियम पूरे मगरबी बर्रे आज़म में मशहूर था। इसका जंगी मेयार और जंगी ताकत गैर मामूली थी, और वायलेट सॉरूड में भी कोई ऐसा माहिर ढूंढना मुश्किल होगा जो इसका मुकाबला कर सके। आमतौर पर सुनफुलफुलियम जैसी अफसानवी शख्सियात को अपनी गिल्ड्स में बहुत ज्यादा आज़ादी हासिल होती थी। सिर्फ इस वक्त जब गिल्ड को वाकई मुश्किल मामलात का सामना करना पड़ता, वो कार्रवाई करते। यकीनी तौर पर सोलिटरी फरोसट भी आया है। अगर इसे मालूम हुआ कि अलिफाजिर के इक़दामात की वजह से फ्लोटिंग लाइट को कदीम खुफिया सरजमीन में खुसूसी तरबियत हासिल करने का मौका मिला है, तो वो गालिबन हसद से मर जाएगा। वाइल्ड फाइटर ने आह भरी जब इसने वहां मौजूद अलिफाजिर के अरकान में सोलिटरी फरोसट को देखा। ट्रायल चैलेंजेस के अलावा कदीम खुफिया सरजमीन में चंद खास मकामात भी थे जो बेहतरीन तरबियती माहौल फराहम करते थे। सिर्फ ये कि उन खास मकामात में दाखिल होने की कीमत बहुत ज्यादा थी। असल में जूस कॉरपोरेशन और इंस्ट्रक्टर टूरे के एहतराम में वायलेट सॉरूड अपनी आखिरी 2 दाखिला नशिस्तें तफवीज़ करने में हिचकिचा रहा था। ताहम अलिफाजिर के हालिया इक़दामात की वजह से वायलेट सॉरूड के आला तबके ने उनमें से एक नशिस्त अपने एक नौजवान टैलेंट फ्लोटिंग लाइट को देने का फैसला किया। सलाहियत के लिहाज से फ्लोटिंग लाइट सोलिटरी फरोसट से कमतर था। ताहम चूंकि इसने कदीम खुफिया सरजमीन के खुसूसी माहौल में तरबियत के दौरान टूरे की ज़ाती रहनुमाई हासिल की थी, इसलिए इसके जंगी मेयार में एक मियारी तब्दीली आई थी। अब वो कांसी की जंगी तकनीकों को अपनी टीम की महारतों के साथ जुज़वी तौर पर जम कर सकता था। अगर सोलिटरी फरोसट, जो आला सलाहियतों का मालिक था, ने भी वही तरबियत हासिल की होती, तो उसकी जंगी ताकत भी इसी तरह आसमान को छूने लगती। उस वक्त वाइल्ड फाइटर शायद इससे लड़ते वक्त खुद पर काबू न रख पाता। बदकिस्मती से सोलिटरी फरोसट ये मौका गंवा बैठा। इंस्ट्रक्टर टूरे, खुसूसी औजारों की तैयारी कैसी चल रही है? सैफ अली ने टूरे के सामने पहुंचकर पूछा। वो सब तैयार हैं, टूरे ने यकीन दिलाया। सैफ अली के पीछे खड़े तकरीबन 200 खिलाड़ियों के ग्रुप पर नजर डालते हुए इसने पूछा, अब क्या चाहते हैं कि हम कितने लोग भेजें? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, आपका 30 के बारे में क्या ख्याल है? सैफ अली ने जवाब दिया। सब कुछ कहने और करने के बाद ये जीरो विंग और वायलेट सॉरूड के दरमियान शराकतदारी थी, लिहाजा मामले पर थोड़ा गौर करने के बाद उसने फैसला किया कि वायलेट सॉरूड छापा मार टीम में शामिल होने के लिए 30 खिलाड़ी भेजे।
ये तादाद ना तो बहुत ज्यादा थी और ना ही बहुत कम। इसके साथ जब छापा कामयाब होगा तो वायलेट सॉरोड मुकम्मल तौर पर गैर मुतल्लिका नहीं लगेगा। सपर गिल्ड को पैक माहिरीन की ये तादाद भेजने में भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। 30 हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, टूरे ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर वो वाइल्ड फाइटर और क्रिम्सन स्टार की तरफ मुड़ा और कहा, इसके बाद अब दोनों ज़ाती तौर पर टीम की क़यादत करेंगे और गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम को अपना मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। समझ गए? वाइल्ड फाइटर और क्रिम्सन स्टार ने बैक वक्त जवाब दिया। ताहम जब वायलेट सॉरोड के माहिरीन ने टूरे को वाइल्ड फाइटर और क्रिम्सन स्टार को छापे में हिस्सा लेने का हुक्म देते हुए सुना तो वो हैरान रह गए। उनकी राय में टूरे के लिए वाइस कमांडर फ्लोटिंग लाइट, जो कि एक डोमेन रीलिम का माहिर था, को छापे में हिस्सा लेने का कहना पहले ही एक बड़ी बात थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो गिल्ड के 2 मुअज़्ज़ज़ इंस्ट्रक्टर्स को भी इसमें शामिल करेंगे। वायलेट सॉरोड में इंस्ट्रक्टर बनने की सलाहियत रखने वाला कोई भी शख्स गिल्ड के बुनियादी आला तबके का हिस्सा होता था। शाज़ और नादिर ही ये अफराद गिल्ड की किसी मुहिम की क़यादत करते थे, और अगर वो ऐसा करते तो मिशन आम तौर पर इंतहाई अहम होता। अब ताहम टूरे दरहकीकत छापे में हिस्सा लेने के लिए एक नहीं बल्कि 2 इंस्ट्रक्टर्स भेज रहा था। अगर इस मामले की खबर फैली तो ये यकीनी तौर पर गिल्ड में सनसनी पैदा कर देगी। ठीक है, हमारे पिछले इंतजामात के मुताबिक ज़रूरी तैयारियां करें, वाइल्ड फाइटर ने अपने पीछे खड़े माहिरीन की टीम को देखते हुए हुक्म दिया। वाइल्ड फाइटर के हुक्म पर वहां मौजूद 28 पैक और एपिक्स माहिरीन फौरन हरकत में आ गए। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, बरा करम मेरे पीछे आए। हमें खुफिया सरजमीन के दाखिली रास्ते तक पहुंचने के लिए अब भी काफी फासला तय करना होगा, क्रिम्सन स्टार ने सुकून से कहा जब वो सैफ अली के करीब आई। एक बार जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि तमाम जरूरी अशिया तैयार होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको जहमत दूंगा, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। फिर इसने अपनी टीम के तमाम अरकान को क्रिम्सन स्टार के पीछे वायलेट लाइट सिटी में जाने का कहा। चैप्टर 2626 कदीम माना। क्रिम्सन स्टार को वायलेट लाइट सिटी के जरिए जीरो विंग की टीम की रहनुमाई करते हुए देखकर शहर में मुकीम खिलाड़ियों के दरमियान बहस छिड़ गई। ये लोग कौन हैं? वायलेट सॉरोड की क्रिम्सन स्टार दर हकीकत उनकी रहनुमाई कर रही है। सिर्फ क्रिम्सन स्टार ही नहीं, मैंने सुना है कि वायलेट सॉरोड के इंस्ट्रक्टर टूरे ने अभी सामने वाले गेट पर ज़ाती तौर पर उन लोगों का इस्तकबाल किया है। हैरत अंगेज, क्या ये लोग किसी सपर गिल्ड के बड़े लोग हो सकते हैं? मिथोलॉजी के अरकान तजस्सुस में मुब्तला हो गए जब उन्होंने सैफ अली के ग्रुप को देखा। दूसरी तरफ वायलेट सॉरोड के अरकान को यह सूरत-ए-हाल हैरान कुन लगी। क्रिम्सन स्टार वायलेट सॉरोड के ग्रैंड एल्डर्स में से एक थी। यहां तक कि जब किसी आम सपर पावर का गिल्ड लीडर वायलेट सॉरोड का दौरा करता तो वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक मुख्तसर सलाम करने के लिए आती। वो यकीनी तौर पर उनकी रहनुमाई करने की पहल नहीं करती थी। दरीं असना वायलेट लाइट सिटी के क़ल्ब में वाक़े क़दीम क़िले की हिफाजत करने वाली दीवारों पर खड़े 30 से ज़ायद खिलाड़ियों की एक टीम खामोशी से सैफ अली के ग्रुप का मुशाहिदा कर रही थी। इस टीम का हर रुकन लेवल 113 इससे ऊपर का 3 माहिर था। जीरो विंग के अरकान आखिरकार यहां पहुंच गए। 2 छोटी तलवारों वाले एक नौजवान इसीसुन ने सर्द मेहरी से कहा जब उसने सैफ अली को कातिलाना नजरों से देखा। सैंडस्टॉर्म, बेहतर होगा कि तुम कोई जल्दबाजी न करो। वो इस वक्त वायलेट सॉरोड के मेहमान हैं। इस नौजवान के पास खड़ी एक लंबी खातून ने खबरदार किया, जिसने एक जंगी हथौड़ा और एक मजबूत ढाल उठा रखी थी। पुरसुकून रहो, मैं इतना जानता हूं, सैंडस्टोर्म ने अपने कातिलाना इरादे को छुपाते हुए यकीन दिलाया। ताहम वायलेट सॉरोड के साथ हमारा मुआहिदा शहर तक महदूद है। एक बार जब वो खुफिया सरजमीन में दाखिल हो जाएंगे तो वो हमारा शिकार होंगे। उस वक्त हम स्टारलाइट फोर्ट्रेस में होने वाली जिल्लत का बदला लेंगे। मैं जीरो विंग को सिखाने जा रहा हूं कि हमारे वाइस कमांडर की तौहीन करना कितना अहमकाना है। ये तो यकीनी है, लंबी खातून ने सर हिलाते हुए कहा। अगरचे वाइस कमांडर के अहकामात ये थे कि कार्रवाई करने से पहले ये तहकीक की जाए कि जीरो विंग और वायलेट सॉरोड खुफिया सरजमीन के अंदर क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी अगर हम खुफिया सरजमीन में दाखिल होते ही जीरो विंग का काम तमाम कर दें। आखिरकार डेमन गार्ड ने वाज़े तौर पर कहा है कि अगर हम ब्लैक फुलियम को एक बार भी मारने में कामयाब हो गए तो हमें बड़ी तादाद में कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे और हम डेमन गार्ड्स शराय के अंदर मान जंग में तरबियत कर सकेंगे।
अगर हम उसे डेमन गार्ड के पास ले आएं तो हमें बराह रास्त डेमन गार्ड की लीगेसी भी मिल सकती है। इससे पहले ब्लैक फुलियम सिर्फ अपनी मुकम्मल तौर पर उन लाख माना बॉडी की वजह से हमारे खिलाफ जीतने में कामयाब हुआ था। ताहम वो इस बार इतना खुशकिस्मत नहीं होगा, सैंडस्टोर्म ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा। इस बार वो सीखेगा कि असल मायूसी कैसी होती है। डेमन गार्ड्स शराय एक गैर मामूली तरबियती मैदान था जिसके बारे में मगरबी बर्रे आज़म की हर सुपर पावर जानती थी। ताहम ज्यादातर सुपर पावर्स अब भी इस बात से बेखबर थीं कि डेमन गार्ड्स शराय में माना बॉडी को अनलॉक करने से मुताल्लिक कुछ लीगेसीज मौजूद हैं जो शराय में पेश किए गए 10 अजीम कोट्स में से एक को मुकम्मल करके ही हासिल की जा सकती थी। मिथोलॉजी उन चंद सुपर पावर्स में से एक थी जिसने 10 अजीम कोर्स में से एक को मुकम्मल करने और माना बॉडी लीगेसी हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। नतीजे के तौर पर सैंडस्टॉर्म और मिथोलॉजी के चंद दीगर अरकान ने पहले ही अपनी माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर अनलॉक कर लिया था। सुपर गिल्ड के खुसूसी एडवांस्ड बैटल ईरे के ताउन से उनकी जंगी ताकत अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर पहुंच चुकी थी। सिर्फ उनकी 30 से जायद खिलाड़ियों की टीम नीदरवर्ल्ड एम्पायर के हील लीजन को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने के काबिल थी। जिस वक्त सैंडस्टॉर्म और मिथोलॉजी के दीगर अरकान इस बात पर बहस कर रहे थे कि जीरो विंग के ग्रुप पर कैसे हमला किया जाए, सैफ अली और दूसरे मरकजी किले के अंदर कदीम खुफिया सरजमीन के दाखिली रास्ते पर पहुंच चुके थे। खुफिया सरजमीन का दाखिली रास्ता एक मकामी दरार थी जो इस दूसरे जहान की तरफ ले जाती थी जहां कदीम शहर वाक़ था। आम तौर पर मकामी दरारें नाकाबिल यकीन हद तक गैर मुस्तहकम होती थीं। ताहम मकामी दरार को मुस्तहकम करने के लिए एक मैजिक ईरे बिछाया गया था, इसलिए अदम इस्तेहकाम कोई मसला नहीं था। बदकिस्मती से वक्त गुजरने के साथ मैजिक ईरे अब इतना ताकतवर नहीं रहा था जितना पहले था। अब ये टेलीपोर्टेशन मार्क जिसमें कदीम खुफिया सरजमीन के मकामी नुकात मौजूद थे, मकामी दरार में दाखिल होने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 400 खिलाड़ियों को ही दे सकता था। ये टेलीपोर्टेशन मार्क सिर्फ इन खिलाड़ियों के खुफिया सरजमीन छोड़ने के बाद ही दोबारा भरे जा सकते थे। तो ये एक कदीम खुफिया सरजमीन है। जब सैफ अली मकामी दरार के सामने पहुंचा और उससे निकलने वाली माना को महसूस किया तो वो दंग रह गया। माजी में उसने सिर्फ वायलेट सॉरुड की कदीम खुफिया सरजमीन के बारे में सुना था और तस्वीरें देखी थीं। उसने कभी उसका तजर्बा नहीं किया था। अब कदीम खुफिया सरजमीन से निकलने वाली इजाफी माना के महज छूने से ही वो तवानाई से भर गया। अगर इजाफी माना के असरात ही इतने ताकतवर थे तो सैफ अली के लिए यह तसव्वुर करना मुश्किल था कि कदीम खुफिया सरजमीन के अंदर खड़े होना कैसा महसूस होगा। एक लम्हे के लिए उसने ख्वाहिश की कि वो हमेशा के लिए कदीम खुफिया सरजमीन के अंदर रह सके। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, ये आपका अल्केमी ईरे है, क्रिम्सन स्टार ने सैफ अली को एक सिया सिलेंडर देते हुए कहा। अंदर दाखिल होने से पहले इसे इस्तेमाल करना यकीनी बनाएं। ये आपको हद से ज्यादा ताकतवर माना से बचने में मदद देगा और आपको माना ओवरलोड से फटने से बचाएगा। साथ ही ये आपको अपनी माना के बहाव को मुअस्सिर तरीके से मुनज़्ज़म करने की इजाज़त देगा ताकि अब तवानाई की थकन से ना मर जाए। शुक्रिया। सैफ अली ने सर हिलाया और क्रिम्सन स्टार से सिया सिलेंडर ले लिया। फिर इसने डिवाइस पर मैजिक ईरे को फ़आल कर दिया। इसके जिस्म पर एक खास निशान नमूदार हुआ जिसके बाद रोशनी की एक हल्की सी तह इसके गिर्द लिपट गई। अगरचे कदीम खुफिया सरजमीन तरबियत के लिए एक बेहतरीन जगह थी, लेकिन मौजूदा खिलाड़ियों के लिए एक लानत भी थी और एक नेमत भी। कदीम खुफिया सरजमीन नाकाबिल यकीन हद तक कसीफ माना से भरी हुई थी। खुफिया सरजमीन में मुहित माना इतनी कसीफ थी कि खिलाड़ियों की माना का हजम और बहाव की शरह ज़बरदस्ती इस हद तक बढ़ जाती थी जहां वो अपनी माना पर कंट्रोल खो देते थे। नतीजे के तौर पर उनकी तवानाई के इस्तेमाल की शरह तेजी से बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से कदीम खुफिया सरजमीन में दाखिल होने के आधे घंटे के अंदर ही भूख से मौत वाक़ हो जाती थी। अगर खिलाड़ी कदीम खुफिया सरजमीन के अंदर ज्यादा देर तक जिंदा रहना चाहते थे तो उन्हें अपनी माना को मुनज़्ज़म करने के लिए अल्केमी ईरे पर इन्हिसार करना पड़ता था। इसके बावजूद खिलाड़ी कदीम खुफिया सरजमीन के अंदर सिर्फ 7 दिन तक रह सकते थे। इस्तेमाल किया जाने वाला अल्केमी ईरे एक इस्तेमाल होने वाली चीज थी, लिहाजा वायलेट सॉरुड इस अल्केमी ईरे की पैदावारी रफ्तार और हजम बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। वरना कदीम खुफिया सरजमीन पर कब्जा रखने के बावजूद वो सिर्फ उसे देख ही सकते थे। सैफ अली और उसका ग्रुप तैयार होने के बाद क्रिम्सन स्टार उन्हें मकामी दरार में ले गई और वो किले से गायब हो गए।
सबको फौरी तौर पर एक घने जंगल में टेलीपोर्ट कर दिया गया। उनके चारों तरफ 100 मीटर से ज्यादा ऊंचे कदीम दरख्त थे। इन दरख्तों पर शफाफ क्रिस्टल जुड़े हुए थे, जिससे दरख्तों और जंगल को एक सेहर अंगेज खूबसूरती मिल रही थी। जंगल के अंदर माना भी इतनी कसीफ थी कि वो सफेद धुंध में बदल गई थी। ताहम सफेद धुंध के बावजूद किसी की बीनाई मुतासिर नहीं हुई। जिस वक्त सब अपने अर्द गिर्द के मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, अचानक दूर से एक धाड़ सुनाई दी जो पूरे जंगल में गूंज उठी। धाड़ की समत मोड़ने पर सब ने फौरन एक 200 मीटर ऊंचे एक सींग वाले रीछ को एक इतने ही ऊंचे 6 आंखों वाले बंदर से लड़ते हुए देखा। इन दो दरिंदों की हर हरकत ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया और उनके अर्द गिर्द की जमीन की शक्ल बदल दी। लानत हो, 2 रीजन चीफ्स आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्रिम्सन स्टार ने इन 2 देव हैकल बलाओं की लड़ाई देखते हुए माथे पर बिल डाले। कदीम खुफिया सरजमीन एक नाकाबिल यकीन हद तक खतरनाक जगह थी। न सिर्फ यहां बहुत सारे राकुशस थे, बल्कि खुफिया सरजमीन के हर इलाके पर एक ताकतवर बास की हुकूमत थी। वायलेट सॉरुड और मीथोलॉजी ने इन बासिस को रीजन चीफ्स का नाम दिया था। इन रीजन चीफ्स में से कमजोर तरीन भी लेवल 120 का मीथक राकुशस था, जिसका जंगी मैार ट्राई टावर की 6ठी मंजिल के बराबर था। इसके अलावा कदीम खुफिया सरजमीन के अंदर पाए जाने वाले तमाम राकिशों के जिस्म नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर थे। यहाँ का एक आम लेवल 120 मीथक राकुशस बैरूनी दुनिया में पाए जाने वाले लेवल 120 मीथक रैंक के आर्के किस्स का मुकाबला कर सकता था। आमतौर पर वायलेट सॉरुड और मीथोलॉजी के अरकान कदीम खुफिया सरजमीन का दौरा करते वक्त उन रीजन चीफ्स से बचने की पूरी कोशिश करते थे। इसकी वजह सिर्फ इन रीजन चीफ्स को चैलेंज करने से होने वाली हलाकतों की बुलंद शरह नहीं थी, ये हकीकत भी थी कि उन रीजन चीफ्स के साथ लड़ाई करीबी राकिशों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर लेगी। वो खिलाड़ी जो रीजन चीफ से लड़ते थे, उन्हें मुसलसल बढ़ती हुई तादाद में राकिशों से लड़ना पड़ता था और आखिरकार वो नीस्तो नाबूद हो जाते थे। इस जगह 2 रीजन चीफ्स का नमूदार होना बदतरीन सूरत हाल समझी जा सकती थी। बैरूनी दुनिया में वाकई ऐसी मिसालें मौजूद थीं जहां खिलाड़ी राकिशों के आपस में लड़ने का फायदा उठा सकते थे। ताहम कदीम खुफिया सरजमीन के अंदर मौजूद राकुशस नाकाबिल यकीन हद तक होशियार थे। जैसे ही उन्हें खिलाड़ियों की मौजूदगी का एहसास होता, वो फौरन एक दूसरे से लड़ना बंद कर देते और दोबारा अपनी लड़ाई शुरू करने से पहले घुसपैठ करने वाले खिलाड़ियों को मारने के लिए ताउन करते। वो खिलाड़ियों को फायदा उठाने का कोई मौका नहीं देते थे। हमारी किस्मत इतनी खराब क्यों है? हम दरहकीकत 2 रीजन चीफ्स को इलाकाई जंग लड़ते हुए देख रहे हैं। सैंडस्टॉर्म ने, जो इस वक्त सैफ अली के ग्रुप से कुछ फासले पर एक दरख्त पर छुपा हुआ था, मायूसी में शिकायत की जब इसने इन 2 लड़ने वाले देव हैकल दरिंदों को अपनी टीम की पोजीशन के करीब आते देखा। ठीक है, अभी के लिए जीरो विंग को भूल जा, हमें जल्दी से ये जगह छोड़नी होगी। अगर इन 2 रीजन चीफ्स ने हमें ढूंढ लिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, सैंडस्टॉर्म के पास खड़ी लंबी खातून गार्डियन नाइट ने कहा। मुझे मालूम है, सैंडस्टॉर्म ने दांत पीसते हुए कहा और दूर खड़े सैफ अली को घूरा। जब सैंडस्टॉर्म का ग्रुप इलाका छोड़ने की तैयारी कर रहा था, क्रिम्सन स्टार ने भी टीम के हर फर्द को तेजी से पीछे हटने के लिए तैयार रहने का कहा। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, हमें तेजी से यहां से निकलना होगा। अगर हम यहां मजीद देर तक रुके तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्रिम्सन स्टार ने जल्दी से कहा जब उसने सैफ अली को देखा, जो अब भी खामोशी से इन 2 लड़ने वाले रीजन चीफ्स का मुशाहिदा कर रहा था। क्या वो रास्ता कदीम शहर का मुख्तसर तरीन रास्ता नहीं है? सैफ अली ने इन 2 देव हैकल दरिंदों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अगर हम उनके गिर्द चक्कर लगा कर जाएं, तो क्या हमें आधा दिन ज़ाय नहीं करना पड़ेगा? वो वाकई कदीम शहर का मुख्तसर तरीन रास्ता है, लेकिन अगर हम उन 2 रीजन चीफ्स के हत्थे चढ़ गए, तो आधा दिन ज़ाय करने के बजाय हम सब यहां मारे जाएंगे। क्रिम्सन स्टार गुस्से से तिलमिला उठी जब इसने सुना कि सैफ अली अब भी कदीम शहर जाने के लिए इसी रास्ते को इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रहा है। ताहम वो सैफ अली के ख्यालात को भी समझती थी। वो कदीम खुफिया सरजमीन के अंदर सिर्फ 7 दिन रह सकते थे। अगर उन्होंने चक्कर काट कर जाने में आधा दिन ज़ाय कर दिया, तो हीरो ट्रायल पर छापा मारते वक्त वो बहुत ज्यादा दबाव में होंगे। आखिरकार ट्रायल के अंदर राकेशों की इतनी बड़ी तादाद के साथ उन्हें ट्रायल बास तक पहुंचने के लिए ही 5 अच्छे दिन दरकार होंगे। मजीद बरा, दोनों रीजन चीफ्स मीथक बासिस थे। बैरूनी दुनिया में 2 मीथक बासिस का सामना करना जैकपॉट मारने के मुतरादिफ होगा। ताहम वो इस वक्त कदीम खुफिया सरजमीन के अंदर थे,
और उनका सामना बैरूनी दुनिया के मुकाबले में कहीं ज्यादा ताकतवर राकेशों से था। बैक वक्त 2 मीथक बासिस को चैलेंज करना महज खुदकुशी होगी, वरना वायलेट सॉरुड को कदीम खुफिया सरजमीन की तलाश के दौरान इतना मोहतात रहने की जरूरत न होती। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, आइए चलते हैं। अगर हम अभी नहीं गए तो हम इन 2 रीजन चीफ्स के इदराक की हद में दाखिल हो जाएंगे, वाइल्ड फाइटर ने फौरी तौर पर मशवरा दिया। हमारा बुनियादी मकसद ट्रायल को क्लियर करना है। हमें इन 2 रीजन चीफ्स से लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब ठीक कह रहे हैं। हमें इन दोनों से लड़ने की जरूरत नहीं है, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। फिर वो क्रिम्सन स्टार और वाइल्ड फाइटर की तरफ मुड़ा और मजीद कहा, मैं उनकी तवज्जो भटका आएगा। आप इस मौका का फायदा उठाकर उनके पास से निकल जाए। ये कहकर सैफ अली सीधा इन 2 देव हैकल दरिंदों की तरफ लपका। चैप्टर 2627 सैफ अली की तलवार। सैफ अली को दूर मौजूद इन 2 देव हैकल दरिंदों की तरफ बढ़ते देखकर क्रिम्सन स्टार और वाइल्ड फाइटर के चेहरे जर्द पड़ गए। वो पागल है, क्रिम्सन स्टार ने गुस्से से कहा जब उसने देखा कि सैफ अली पहले ही 100 गज से ज्यादा दौड़ जा चुका है। फौरन वो टीम के बाकी अरकान की तरफ मुड़ी और हुक्म दिया, सब फ्लोटिंग लाइट के साथ मिलकर पीछे हटी। किसी चीज के लिए मत रुकी। वायलेट लाइट सिटी की तरफ पीछे हटी। वाइल्ड फाइटर, मेरे साथ पीछे का महाज संभालो। समझ गया, वाइल्ड फाइटर ने जवाब दिया और अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। इसके चेहरे पर एक संजीदा तासुर नमूदार हुआ। इस सूरत हाल में वायलेट सॉरुड के अरकान घबराहट महसूस किए बगैर न रह सके। जहां तक सैंडस्टॉर्म और मिथोलॉजी के दीगर अरकान का ताल्लुक है, जो दूर से तमाशा देख रहे थे, जब उन्होंने सैफ अली के इक़दामात देखे तो उनकी आंखें हैरत से फट गईं। वो पागल ब्लैक फुलियम, वो दरहकीकत 2 रीजन चीफ्स की तरफ बढ़ रहा है, सैंडस्टॉर्म ने गुस्से से कहा। फिर उसने जल्दी से हुक्म दिया, जल्दी, तेजी से पीछे हटी। जैसे ही सैंडस्टॉर्म ने बात खत्म की, मिथोलॉजी के अरकान, जो पहले ही इलाका छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, संजीदा चेहरों के साथ अपनी रफ्तार बढ़ा दी। ब्लैक फुलियम वाकई पागल है। वो दरहकीकत सबको अपने साथ ले डूबने का मंसूबा बना रहा है। क्या वायलेट सॉरुड के लोगों ने इसे यहाँ के रीजन चीफ्स के बारे में खबरदार नहीं किया था? इसके पास खड़ी लंबी खातून गार्डियन नाइट ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। वो भी सैफ अली को कोस रही थी जब इसने इस दरख्त से छलांग लगाई जिस पर वो खड़ी थी। कदीम खुफिया सरजमीन के रीजन चीफ्स बैरूनी दुनिया में पाए जाने वाले मीथक राकेशों से काफी ज्यादा ताकतवर थे। ताकत और रफ्तार के लिहाज से वो कम अज कम 30% बेहतर थे। 200 रुकनी तो 3 पैक माहिरीन की टीम के साथ उन रीजन चीफ्स में से सिर्फ एक का मुकाबला करना पहले ही एक नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल काम था, जिसमें बहुत सी हलाकतें होती थीं। जब दूसरे राकेशों के लामुत्तनाही सिलसिले के साथ मिलाया जाए, जो मुसलसल जंग में शामिल होते रहेंगे, तो कोई भी टीम जो रीजन चीफ को चैलेंज करने की कोशिश करती थी, इसका अंजाम तबाही होता था। ताहम जिस चीज ने कदीम खुफिया सरजमीन के रीजन चीफ से निमटना वाकई मुश्किल बना दिया था, वो उनकी जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि उनके इदराक की वसी हद थी। जब ये रीजन चीफ्स खिलाड़ियों से लड़ते थे तो वो 5000 गज के रदिस में मौजूद तमाम माना को कंट्रोल कर सकते थे और इस माना पर भरोसा करके इस हद के अंदर होने वाली तमाम हरकत का पता लगा सकते थे। कोई कह सकता था कि जब तक रीजन चीफ के 500 गज के गैर फ़ाल इदराक की हद के अंदर खिलाड़ी मौजूद हों या खिलाड़ी रीजन चीफ से लड़ रहे हों, तो रीजन चीफ के 5000 गज के रदिस में मौजूद तमाम खिलाड़ी इसका निशाना बन जाएंगे। अगर खिलाड़ी मुश्तइल रीजन चीफ को मारने में नाकाम रहे तो वो इसके ताक़ुब से पीछा नहीं छड़ा सकेंगे। यही वजह थी कि मिथोलॉजी और वायलेट सॉरुड ने कदीम खुफिया सरजमीन के मीथक बासिस को रीजन चीफ्स का नाम दिया था। आमतौर पर वो टीमें जो गलती से रीजन चीफ के सामने आ जाती थीं, वो फिर भी ठीक रहती थीं। टीम के ज्यादातर अरकान के पास अपनी जान बचाकर भागने का मौका होता था। ताहम बैक वक्त 2 रीजन चीफ्स का सामना करने वाली टीमों का मुकद्दर सिर्फ तबाही होता था। इससे पहले कि खातून गार्डियन नाइट अपनी बात खत्म करती, मिथोलॉजी के अरकान पीठ दुखाकर भाग चुके थे। दरीं असना जब क्रिम्सन स्टार और दूसरों ने देखा कि दोनों रीजन चीफ्स ने अचानक लड़ना बंद कर दिया और तेजी से उनकी समत बढ़ रहे हैं, तो उनके चेहरे सिया पड़ गए। अगर वो अपने और इन 2 बासिस के दरमियान 5000 गज का फासला पैदा न कर सके तो उनके पास जंग से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। 5000 गज का फासला, यहां तक कि इन जैसे 3 माहिरीन को भी 5000 गज का फासला तय करने में काफी वक्त लगेगा।
सूरत-ए-हाल को मजीद खराब करने के लिए कदीम खुफिया सरजमीन के अंदर औजार गैर मुअस्सिर थे, इसलिए वो टेलीपोर्ट करके दूर नहीं जा सकते थे। आमान जंग से अपने पीछे हटने की रफ्तार तेज नहीं कर सकते थे। पागल कमीना, वो हम सबको मरवाएगा। फ्लोटिंग लाइट, जो पहले ही पीछे हिट रहा था, ने गुस्से से कहा जब उसने महसूस किया कि दोनों रीजन चीफ्स ने इसके लाइफ ओरा को निशाना बना लिया। अगरचे कदीम खुफिया सरजमीन के अंदर मरने से खिलाड़ियों का पूरा लेवल कम नहीं होता था, लेकिन ज़ाय होने वाली EXP की मिकदार फिर भी मामूली बात नहीं थी। आखिरकार उनके लेवल पर सिर्फ एक बार लेवल अप करने में बहुत वक्त लगता था, लिहाजा उनकी EXP का एक छोटा सा फीसद भी 1 या 2 दिन की मेहनत के बराबर था। जब फ्लोटिंग लाइट वायलेट सॉरोड के अरकान के पीछे हटने की क़यादत कर रहा था, उसने अचानक एक चीज़ महसूस की। ज़ीरो विंग और अलिफाजर के अरकान दर हकीकत अब भी अपनी असल पोजीशनों पर खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने क्रिम्सन स्टार के अहकामात बिल्कुल नहीं सुने थे। वो क्या कर रहे हैं? क्या वो ब्लैक फुलियम के साथ मरने का इरादा रखते हैं? फ्लोटिंग लाइट हैरान रह गया जब उसने सोलिटरी फरोसट और यान जाकियान को देखा। दूसरों को एक तरफ रखते हुए सोलिटरी फरोसट और यान जाकियान का क्रिम्सन स्टार की नाफरमानी करना नाकाबिल यकीन हद तक अजीब था। आखिरकार वो दोनों ऐसे बासलाहियत खिलाड़ी थे जिन्होंने वायलेट सॉरोड में क़याम के दौरान क्रिम्सन स्टार के ज़ेरे तरबियत हासिल की थी। वो दोनों बहुत वाज़े तौर पर जानते थे कि क्रिम्सन स्टार कितनी ताकतवर और काबिल है। क्रिम्सन स्टार का पीछे हटने का कहना ही ये जाहिर करता था कि उनकी मौजूदा सूरत-ए-हाल कितनी खतरनाक थी। फिर भी सोलिटरी फरोसट और यान जाकियान ने इसके हुक्म की नाफरमानी की थी और वहीं मौजूद रहे। मजीद बरां, उनके चेहरों पर नाकाबिल बयान सुकून था। उनका रद्द-ए-अमल ऐसा था जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। वाइस कमांडर, आइए जल्दी से पीछे हटें। ये ज़ीरो विंग और अल्फाजिर का मामला है। इंस्ट्रक्टर क्रिम्सन स्टार और इंस्ट्रक्टर वाइल्ड फाइटर इन 2 रीजन चीफ्स को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। एक पीछे हटते हुए ट्रतीन इसीसुन ने जल्दी से इसरार किया जब इसने देखा कि फ्लोटिंग लाइट रुक गया है। मेरा ख्याल है कि तुम ठीक कह रहे हो, फ्लोटिंग लाइट ने सर हिलाते हुए कहा और दोबारा पीछे हटना शुरू कर दिया। इसी वक्त वो सोलिटरी फरोसट और यान जाकियान को तरस भरी नजरों से देखे बगैर न रह सका। असल में सोलिटरी फरोसट और यान जाकियान की सलाहियतों के साथ उन्हें गार्ड्स डोमेन में चमकना चाहिए था। ताहम उनका मुस्तकबिल अब बर्बाद हो गया था क्योंकि वो अलिफाजर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी गिल्ड से ताल्लुक़ रखते थे और सैफ अली जैसे नाकाबिले भरोसा टीम लीडर के पीछे चल रहे थे। ताहम फ्लोटिंग लाइट अभी सिर्फ चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि इसके पीछे से एक रीछ की कान फाड़ देने वाली धार सुनाई दी जो पूरे जंगल में गूंज उठी, जिससे जंगल लरज उठा। फौरन बाद माना कि एक शॉ फ्लोटिंग लाइट के ग्रुप के पास से गुजरी, जिसने जमीन पर एक बहुत बड़ी खंदक छोड़ दी जिससे वो गुजरी थी। दूर से देखने पर जमीन ऐसी लग रही थी जैसे किसी चम्मच ने खीर को खुरच दिया हो। लड़ाई शुरू हो गई। फ्लोटिंग लाइट का चेहरा मजीद सिया पड़ गया जब उसने थोड़े फासले पर मौजूद इस बड़ी खंदक को देखा। ये कदीम खुफिया सरजमीन के मीथक राकेशों की ताकत थी। उनका कोई भी मामूली हमला उनके अर्द गिर्द की जमीन की शक्ल बदल सकता था। एक शख्स तो दूर की बात, 3 माहिरीन की 100 रुकनी टीम भी उन रीजन चीफ्स के सामने चारे के बराबर होगी। अगर कोई वाकई रीजन चीफ का मुकाबला करना चाहता है तो उसे कम अज कम 3 पैक माहिरीन की 200 रुकनी टीम की जरूरत होगी। मजीद बरा, टीम को रीजन चीफ के हमलों को मुनासिब तरीके से रोकने के लिए 2 या 3 डोमेन रीलिम के MTs की जरूरत होगी जो मिलकर काम करें, वरना वो बॉस के हमलों को मुनासिब तरीके से नहीं रोक सकेंगे। दरहकीकत एक छोटी सी गलती का नतीजा भी पूरी टीम की तबाही की सूरत में निकल सकता है। फ्लोटिंग लाइट का ग्रुप मजीद 50 गज तक भागा ही था कि अचानक थोड़े फासले पर बिजली की एक लहर गुजरी, जिसके बाद बादलों की गरज सुनाई दी। जैसे ही गरज थमी, उनके ऊपर का आसमान अचानक तारीक हो गया। अगले ही लम्हे 200 मीटर ऊंचा 6 आंखों वाला गोरीला उनके सरों के ऊपर से उड़ता हुआ गया और उनसे चंद 100 गज आगे जमीन पर जोर से गिरा, जिसके असर से जमीन टूट फूट गई। जहां तक देव हैकल गौरीले का ताल्लुक है, वो गिरते ही लड़खड़ा गया और तकरीबन अपना तवाज़ुन खो बैठा। खुद को संभालने के बाद गौरीले ने दूर घूरा और एक खौफनाक धाड़ मारी। फिर वो आगे की तरफ लपका, फ्लोटिंग लाइट और वायलेट सॉरोड के दीगर अरकान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जो इससे थोड़े ही फासले पर खड़े थे। ये क्या हो रहा है? फ्लोटिंग लाइट इस गैर मुतवक्के सूरत हाल पर हक्का बका रह गया।
वायलेट सॉरोड के दीगर पैक माहिरीन भी अपनी आंखें मिलने पर मजबूर हो गए, ये सोच कर के शायद उन्हें वहम हो रहा है। ताहम वो कितना ही क्यों ना मिले, वो बड़ी खंदकें गायब नहीं हुई जो 6 आंखों वाले गौरीले के पैरों ने छोड़ी थीं। इससे पहले कि फ्लोटिंग लाइट और दूसरे इस गैर मुतवक्के सूरत हाल पर रद्द अमल जाहिर कर पाते, एक और जोरदार धमाका और दरख्तों के टूटने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। ताहम ये आवाज़ें काफ़ी फासले से आई थीं। इन आवाज़ों के माखज़ और इस 6 आंखों वाले गौरीले के दरमियान अब भी कुछ फासला होना चाहिए था जो अभी उनके पास से गुजरा था। फ्लोटिंग लाइट और दूसरे लाशौरी तौर पर मुड़े उन आवाज़ों के माखज़ को तलाश करने लगे। उन्होंने एक चादरपोश शख्स को देखा जिसने 2 लंबी तलवारें थाम रखी थीं और वो एक देव हैकल दरख्त की चोटी पर खड़ा था। दरीं असना इस सौर ज़मीन से कुछ फासले पर एक देव हैकल रीछ था जो अभी संभला था और इसे नफरत भरी नज़रों से घोर रहा था। 6 आंखों वाला गोरिला भी इस शख्स की तरफ बढ़ रहा था, बज़ाहिर इस पर हमला करने के मौका की तलाश में था। ताहम फ्लोटिंग लाइट और दूसरे एक सींग वाले रीछ और 6 आंखों वाले गोरिले की आंखों में खौफ का एक हल्का सा साया भी देख सकते थे। ये वाज़ेह था कि दोनों रीजन चीफ्स दरख्त पर मौजूद इस नन्हे इंसान से डर रहे थे। चैप्टर 2628 रीजन चीफ्स को दबाना। फ्लोटिंग लाइट और वायलेट सॉरोड के दीगर अरकान 100 मीटर से ज्यादा ऊंचे देव हैकल दरख्त की चोटी पर खड़े इस शख्स को देखकर हैरत से मुंह खोले रह गए। इसकी ताकत आखिर कितनी ज्यादा है? वो 2 लेवल 120 से ज्यादा के रीजन चीफ्स थे। इन रीजन चीफ्स में से कोई भी पैक माहिरीन की 200 रुकनी 3 टीम को नीस्तो नाबूद कर सकता था। दोनों रीजन चीफ्स का सामना करते हुए ऐसी सलाहियत की टीम का तबाह होना यकीनी था। इस लम्हे ताहम सैफ अली ने अकेले ही दोनों रीजन चीफ्स को दबा दिया था और यहां तक कि उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। ये महज नाकाबिल यकीन था। क्या इसीलिए वो पहले पीछे नहीं हटे थे? जब फ्लोटिंग लाइट ने दोनों रीजन चीफ्स को एहतियात से सैफ अली को देखते हुए देखा और इस हकीकत के बारे में सोचा कि सोलिटरी फरोसट और यान जाकियान क्रिम्सन स्टार के पीछे हटने के हुक्म के बाद भी अपनी जगह से नहीं हिले थे, तो उसे फौरन हकीकत का इदराक हो गया। ऐसी जबरदस्त टीम लीडर के साथ वाकई पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं थी। इस लम्हे फ्लोटिंग लाइट और वायलेट सॉरोड के दीगर पीछे हटने वाले अरकान ही इस सूरत हाल पर हैरान नहीं थे। क्रिम्सन स्टार और वाइल्ड फाइटर जो पीछे का महाज संभालने का मंसूबा बना रहे थे, और साथ ही मिथोलॉजी के अरकान जो बदहवासी में पीछे हिट रहे थे। जब ये नाकाबिल यकीन मंजर उनके सामने आया तो उनकी आंखें भी हैरत से फट गईं। उसने इस अरसे में क्या किया है? उसने अपनी स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट को इस हद तक कैसे बढ़ाया है? सैंडस्टॉर्म का दिल सदमे से लरज उठा जब उसने सैफ अली को घूरा। स्टार लाइट फोर्ट्रेस में लड़ाई के दौरान सैफ अली ने जो ताकत दिखाई थी वो प्रचार के मैयार तक पहुंचने के करीब थी। मजीद बरा उसने ऐसा करने के लिए अपनी मुकम्मल तौर पर उन लाख माना बॉडी पर भरोसा किया था। ताहम इस लड़ाई के बाद से कितना वक्त गुजरा था? सैंडस्टॉर्म की राय में चाहे सैफ अली कितना ही खुशकिस्मत क्यों ना हो और इसे एपिक इक्विपमेंट के 1 या 2 टुकड़े मिले हों या इसे कुछ खास मुकाबले मिले हों, वो इसी लेवल के 4 मीथक राकेशों की ताकत का मुकाबला करने के लिए खुशकिस्मत होगा। इस लम्हे ताहम सैफ अली की ताकत दर हकीकत इस सतह तक बढ़ गई थी जहां वो कदीम खुफिया सरजमीन के रीजन चीफ्स पर भी गालिब आ सकता था। ताहम इससे पहले कि कोई अपनी हैरत से बाहर निकल पाता, दोनों रीजन चीफ्स ने एक बार फिर कार्रवाई की। सबसे पहले एक सींग वाले रीछ ने गुस्से से धाड़ मारी और फिर अपने अगले पंजे जमीन पर मारे और इसे तोड़ दिया। फिर सैफ अली के पैरों के नीचे एक दोहरा मैजिक ईरे बन गया जिसने 300 गज के रदिस को ढांप लिया। फौरन बाद पत्थर की मोटी दीवारें नमूदार हुईं जिन्होंने मैजिक ईरे को घेर लिया और सैफ अली को मुकम्मल तौर पर लपेट में ले लिया। प्रचार स्पेल अर्थ एम्ब्रेस। जिस वक्त एक सींग वाला रीछ कार्रवाई कर रहा था, 6 आंखों वाला गोरीला सैफ अली के ऊपर आसमान में उछला। फिर गोरीले ने सौर जमीन के ऊपर 400 गज के रदिस के साथ एक सुर्ख मैजिक ईरे तलब किया। 4 स्पेल फायर ड्रैगन डिसेंट। अगले ही लम्हे 6 आंखों वाले गोरीले से बड़ा और मुकम्मल तौर पर शोलों से बना एक फायर ड्रैगन मैजिक ईरे से निकला। उसने अपने पर फैलाए और सैफ अली की तरफ नीचे की तरफ लपका। वो 2 रीजन चीफ्स दर हकीकत अपने स्पील्स को मरबूत करना जानते हैं। लानत हो, ये तो धोखाधड़ी है। क्या मीथक बासिस को शरीफ नहीं होना चाहिए और बारी बारी स्पील्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए? जब सब ने दोनों रीजन चीफ्स का मरबूत हमला देखा तो वो दंग रह गए।
हुनर और स्किल्स को मरबूत करना खिलाड़ियों के लिए एक इंतहाई आम बात थी। ताहम ये पहला मौका था जब उन्होंने राकेशों को, खास तौर पर टिर बासिस को ऐसा करते देखा था। लिहाजा हर कोई इस मंजर को देखकर मायूस हुए बगैर न रह सका। इन जैसे टीम खिलाड़ियों के लिए सिर्फ एक टिर स्पेल ही निमटना काफी मुश्किल था। अगर मुनासिब तरीके से न निमटा गया तो नतीजा बहुत आसानी से पूरी टीम की तबाही की सूरत में निकल सकता था। अगर उन्हें 2 मरबूत टिर एओई स्पील्स का सामना करना पड़ा तो टीम के एमटीज भी अपनी लाइफ सेविंग स्किल्स फाल होने के बावजूद फौरी तौर पर मारे जाएंगे जब तक कि उनके पास उनविलरेबिलिटी स्किल्स स्पील्स ना हो। इस बार वाकई सब खत्म हो गया है। क्रिम्सन स्टार ने सर हिलाया और आह भरी जब उसने 2 मरबूत टिर स्पील्स देखे। अगर वो होती तो वो टीम करिस का इस्तेमाल करते हुए एक टिर स्पेल का दिफा कर सकती थी। ताहम वो भी 2 टिर एओई स्पील्स के सामने बेबस होती। इसका मतलब ये नहीं था कि उसके पास स्पील्स के जखीरे में सिर्फ एक टीम करिस था, दर हकीकत इसके पास कई थे। ताहम फी अलहाल इसके लिए और गालिबन गार्ड्स डोमेन के तमाम मीजेकल क्लास के खिलाड़ियों के लिए 2 टीम कर्सेस को बैक वक्त कास्ट करना नामुमकिन था। हाय हा, तो क्या हुआ अगर तुम्हारी ताकत हैरत अंगेज है? देखते हैं कि तुम इससे कैसे निमटते हो। सैंडस्टॉर्म कहकहा मारकर हंस पड़ा जब उसने सैफ अली पर दोनों रीजन चीफ्स का मरबूत हमला देखा। सौरभ जमीन की ताकत वाकई उसकी तवक्कुआत से बढ़ गई थी। दरहकीकत जब उसने सैफ अली का खौफनाक मुजाहरा देखा तो उसने खुद को बेबस महसूस किया और इस बार उनके लिए इससे बदला लेना यकीनी तौर पर नामुमकिन था। ताहम अब दोनों रीजन चीफ्स को सैफ अली को मारते हुए देखना बुरा नतीजा नहीं था। आखिरकार वो जानता था कि डेमन गार्ड की लानत की वजह से सौरभ जमीन को हर बार मरने पर 3 गन्ना मौत की सजा भुगतनी पड़ेगी। अगरचे वो इस वक्त कदीम खुफिया सरजमीन के अंदर थे जहां मौत की सजा बैरूनी दुनिया की तरह सख्त नहीं थी, लेकिन 3 गन्ना मौत की सजा फिर भी सैफ अली को एक भारी धचका देगी। ताहम जब सब लोग सैफ अली की तरफ नीचे की तरफ लपकते हुए देव हैकल फायर ड्रैगन को देख रहे थे, सौरभ जमीन ने हैरत अंगेज तौर पर अपना सुकून बरकरार रखा। मजीद बरा सैफ अली के अलावा जीरो विंग और अलिफाजर के तमाशाई अरकान भी इस सूरत हाल में नाकाबिल बयान हद तक पुरसुकून रहे। आखिरकार एक मौका सोलिटरी फरोसट ने सरगोशी की जब इसने सैफ अली को करीब से देखा। इसकी आंखें खुशी और जोश से चमक रही थीं। इस लम्हे सोलिटरी फरोसट के अलावा अलिफाजर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाकी सब के चेहरों पर भी जोश व खरूश के तासुरात थे। उन्हें क्या हुआ है? फ्लोटिंग लाइट उलझन में पड़ गया जब उसने सोलिटरी फरोसट और दूसरों को देखा। सैफ अली यहां मरने वाला था, फिर भी सोलिटरी फरोसट और दूसरे दर हकीकत इसके बारे में जोश महसूस कर रहे थे। आओ। जब फ्लोटिंग लाइट उलझन में घिरा हुआ था, सैफ अली ने अपनी हरकत की। अगले ही लम्हे सैफ अली ने कलंगरे को म्यान में डाला और ईबीसल ब्लेड को दोनों हाथों से थाम लिया। फिर इसने दरख्त की चोटी से छलांग लगाई और खुद को सीधा नीचे की तरफ लपकते हुए फायर ड्रैगन की तरफ धकेल दिया। वो हमले का बड़ा रास्त मुकाबला करने जा रहा है। फ्लोटिंग लाइट सैफ अली के फैसले की तायद न कर सका जब उसने सौरभ जमीन को फायर ड्रैगन की तरफ बढ़ते देखा। एक टिर स्पेल एक मीथक राकुशस के अपने जिस्मानी जिस्म के साथ दिखाने वाली ताकत से कहीं ज्यादा ताकत दिखा सकता था। ये कदीम खुफिया सरजमीन के माहौल में खास तौर पर सच था। यहां वाफिर माना की वजह से स्किल्स और स्पील्स बैरूनी दुनिया के मुकाबले में कहीं ज्यादा ताकत दिखाएंगे। एक मीथक राकुशस के जरिए कास्ट किया गया टिर स्पेल फौरी तौर पर एक टीम एमटी को मार सकता है जिसकी लाइफ सेविंग स्किल फाल हो। जैसे ही सैफ अली फायर ड्रैगन से टकराने वाला था, उसने अचानक ईबीसल ब्लेड को सर के ऊपर उठाया और उसे फायर ड्रैगन पर घुमाया। टुकड़े टुकड़े हो जाओ। आसमान में अचानक एक देव हैकल तलवार का साया नमूदार हुआ, जिसने वहां एक सिया दीवार बना दी जब इसने नीचे की तरफ लपकते हुए फायर ड्रैगन पर वार किया। फर्स्ट सॉरोड लाइट शेडो। अगले ही लम्हे सिया दीवार ने न सिर्फ फायर ड्रैगन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया बल्कि फायर ड्रैगन से 100 गज से ज्यादा ऊपर मंडलाते हुए 6 आंखों वाले गोरिल्ले की तरफ बढ़ना जारी रखा। सिया दीवार को करीब आते देखकर 6 आंखों वाला गोरिल्ला घबरा गया और फितरी तौर पर इलाके से भागने की कोशिश की। ताहम सिया दीवार बहुत तेजी से फैली। अगरचे 6 आंखों वाला गोरिल्ला जितनी तेजी से उड़ सकता था उड़ा, लेकिन वो फिर भी सिया दीवार से बचने में नाकाम रहा और उसका एक बाजू कट गया। 6 आंखों वाले गोरिल्ले ने इस शदीद चोट पर एक दर्दनाक चीख मारी जो पूरे जंगल में गूंज उठी।
थोड़ी देर बाद एक पहाड़ जितना बाजू नीचे जंगल में गिरा। असर की ताकत से बाजू के गिर्द एक बहुत बड़ा गड़ा बन गया। जहां तक 6 आंखों वाले गौरीले का ताल्लुक है, वो जमीन पर गिरा और कुछ फासले तक बेबस होकर लड़खड़ाता रहा। अपने बाजू के ज़ाय होने की वजह से गौरीले की जंगी ताकत में भी नुमायां कमी वाक़ हुई। चैप्टर 2629 कदीम खुफिया सरजमीन की ताकत। ये कैसे मुमकिन है? वो एक मीथक राकुशस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस जैसा 3 खिलाड़ी उसकी दिफाई हद को कैसे तोड़ सकता है? क्रिम्सन स्टार और वाइल्ड फाइटर अपनी आंखों पर यकीन न कर सके जब उन्होंने लड़खड़ाते हुए 6 आंखों वाले गौरीले को देखा। सैफ अली ने न सिर्फ एक ही हरकत से 4 स्पेल को चिकनाचूर कर दिया था, बल्कि इसने इसी हरकत को 6 आंखों वाले गौरीले को शदीद जख्मी करने के लिए भी इस्तेमाल किया था। कागज पर गौरीले ने हमले से सिर्फ 5 लाख HP खोई थी, जो उसकी 2 अरब HP के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी, लेकिन हकीकत में इसके हमले ने इससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। गार्ड्स डोमेन में हमलों की 2 अमूमी अक़साम थीं। पहली किस्म हदफ की HP को कम करती थी, जबकि दूसरी हदफ के दिफा को कमजोर करती थी। पहली किस्म की सूरत में अगर हदफ की HP 0 हो जाती तो वो मर जाता। दूसरी किस्म की सूरत में अगर हदफ का दिफा तबाह हो जाता तो उसके जिस्मानी जिस्म को नुकसान पहुंचता था, जिसके नतीजे में हदफ की जंगी ताकत के साथ साथ हदफ को मारने की मुश्किल भी कम हो जाती थी। सिर्फ ये कि खिलाड़ियों के लिए राकेशों के दिफा को तबाह करने के काबिल हमले करना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था, खास तौर पर आला दर्जे के राकेशों के, क्योंकि राकुशस जितना मजबूत होता था इसकी दिफाई हद इतनी ही ज्यादा होती थी। आमतौर पर खिलाड़ी इसी टर के राकुशस के दिफा को तबाह नहीं कर सकते थे, आला टर के राकुशस की तो बात ही छोड़ दें। खिलाड़ी आला दर्जे के राकेशों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मामूली जख्म लगा सकते थे और राकुशस की जंगी ताकत को कम करने के लिए इन मामूली जख्मों को मुसलसल बढ़ा सकते थे। 6 आंखों वाले गौरीले के खिलाफ सिर्फ पैक्ट 4 मेयार की ताकत रखने वाला हमला ही इसकी दिफाई हद पर गालिब आने का मौका रखता था। ताहम 3 खिलाड़ी होने के बावजूद सैफ अली ने दरहकीकत बैरूनी औजारों का सहारा लिए बगैर ये कारनामा अंजाम दे दिया था। ये नाकाबिल तसव्वुर था। दरी असना जब सैंड स्टॉर्म और मिथोलॉजी के दीगर अरकान ने यह मंजर देखा तो वो भी हैरत से मुंह खोले रह गए। क्या उसे अब भी एक खिलाड़ी समझा जा सकता है? उस वक्त सैंडस्टॉर्म को जो सदमा महसूस हुआ इसे बयान करने के लिए अल्फाज नहीं थे। उसने सैफ अली को घूरा। आम खिलाड़ियों की नज़र में राकुशस की दिफाई हद को उबूर करने की सलाहियत रखने का मतलब सिर्फ ये था कि वो हदफ राकुशस की जंगी ताकत को कम कर सकते थे। ताहम पैक माहिरीन और एपिक्स माहिरीन के लिए, जो अक्सर आला दर्जे के राकिशों से लड़ते थे, ऐसी सलाहियत रखने का एक बिल्कुल मुख्तलिफ मतलब था। पैक माहिरीन और एपिक्स माहिरीन के लिए ऐसी सलाहियत रखने का मतलब ये था कि वो राकिशों को अकेले मार सकते थे। गार्ड्स डोमेन में राकुशस ज्यादा HP और डिफेंस के साथ पैदा होते थे, खास तौर पर HP। यहां तक कि अगर खिलाड़ी अपने हमलों से 10 लाख से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे तो ये नुकसान मीथक राकिशों जैसे आला दर्जे के राकिशों के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसा नुकसान राकुशस की बैटल रिकवरी पर गालिब नहीं आ सकता था। आला दर्जे के राकिशों को मारने के लिए खिलाड़ियों की फौज की जरूरत होती थी। लिहाजा गार्ड्स डोमेन में ये एक आम बात थी कि अगर किसी खिलाड़ी की खाम ताकत आला दर्जे के राकिशों से बढ़ भी जाए तब भी उन राकिशों को अकेले मारना नामुमकिन होगा, खास तौर पर ग्रैंड लॉर्ड्स इससे ज्यादा रैंक वाले राकिशों को। ये मौजूदा 3 खिलाड़ियों के लिए भी सच था। ताहम एक तरीका था जिसे खिलाड़ी ऐसे आला दर्जे के राकिशों को शिकस्त देने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, हदफ राकुशस की दिफाई हद से बढ़कर हमले करना। वो हमले जो राकुशस की दिफाई हद से तजावुज कर जाते थे वो राकुशस के जिस्मानी जिस्म पर शदीद जख्म लगा सकते थे। मजीद बरआ एक खास हद तक राकुशस को जख्मी करने के बाद राकुशस की जंगी ताकत को कम करने के अलावा खिलाड़ी राकिशों को कमजोर हालत में जाने पर मजबूर कर सकते थे, जिससे उनका डिफेंस और ज्यादा से ज्यादा HP नुमायां तौर पर कम हो जाती थी। अगर खिलाड़ी किसी राकुशस को इस हद तक मजबूर करने में कामयाब हो जाते जहां वो शदीद कमजोर हालत में दाखिल हो जाता तो वो हदफ राकुशस पर HP लास दफ भी लगा सकते थे और राकुशस की बैटल रिकवरी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकते थे। अगर कोई राकुशस अपनी बैटल रिकवरी खो देता, जो कि उसकी सबसे मजबूत सलाहियत भी थी, तो उसे अकेले मारना अब नामुमकिन नहीं रहेगा। काफी स्टेमिना और कंसंट्रेशन के साथ खिलाड़ी आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर राकुशस को मार सकते थे। अब जबकि सैफ अली 6 आंखों वाले गौरीले की दिफाई हद को उबूर करने के काबिल था,
اس کا مطلب یہ تھا کہ سیف علی اسے اکیلے مار سکتا تھا۔ دریں اسنا ایک کھلاڑی کا ٹرچار میتھک راکشس کو اکیلے مارنے کی صلاحیت رکھنا گارڈز ڈومین میں محض انسنی بات تھی۔ اس لمحے تاہم تماشائی کھلاڑیوں کو تو چھوڑیں، خود سیف علی کو بھی یہ صورتحال حیران کن لگی۔ لائٹ شیڈو کی تباہ کن طاقت اتنی زیادہ کیوں بڑھ گئی؟ سیف علی الجھن میں پڑ گیا جب اس نے 6 آنکھوں والے گوریلے کے کٹے ہوئے بازو کو دیکھا۔ اس کی ایچ پی کو پہنچنے والے نقصان کو دیکھتے ہوئے میرے حملے کی خام طاقت اب بھی پیک ٹرچار معیار سے بہت دور ہونی چاہیے۔ لائٹ شیڈو کو ٹرچار سپیل سے تھوڑا زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، پھر بھی اس نے جو اصل تباہی مچائی ہے وہ پیک ٹرچار حملے سے مختلف نہیں ہے۔ کیا یہ قدیم خفیہ سرزمین کے ماحول کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ دریں اسنا جب سیف علی صورتحال کا تجزیہ کر رہا تھا، ایک سینگ والا ریچھ اس کی طرف لپکا۔ ریچھ کا دیو ہیکل ڈھانچہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک چھوٹا پہاڑ اس کی طرف بڑھ رہا ہو۔ درحقیقت ایک سینگ والے ریچھ کے ڈھانچے کے ساتھ ایک پہاڑ کا مبہم عکس بھی جڑا ہوا تھا۔ 4 اسکل کرمبلنگ ماؤنٹین۔ ایک سینگ والے ریچھ کے حملے کے ایوئی نے 50 گز کے ردس کو ڈھانپ لیا۔ سیف علی نے ایک بار پھر ایبیسل بلیڈ کو اپنے سر کے اوپر اٹھا کر جواب دیا۔ لائٹ شیڈو۔ اس بار لائٹ شیڈو کا استعمال کرتے وقت تاہم سیف علی نے اپنی زیادہ تر توجہ اپنے ارد گرد مانا کو محسوس کرنے پر مرکوز کی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی مانا تکنیک اتنی زبردست طاقت دکھانے کے قابل کیوں ہو رہی ہے۔ جب سیف علی نے ایبیسل بلیڈ کو گھمانا شروع کیا تو مان جنگ میں ایک اور سیاہ دیوار بن گئی جس نے خیالی پہاڑ کو چکنا چور کر دیا اور اس کے بعد ایک سینگ والے ریچھ کے بائیں کندھے پر جا لگی۔ دھاڑ! جب سیاہ دیوار ایک سینگ والے ریچھ کے کندھے میں دھنسی تو ریچھ نے ایک دردناک چیخ ماری۔ اس کی ایچ پی بھی فوری طور پر 6,20,000 سے زیادہ کم ہو گئی۔ اگرچہ سیف علی کے اس بار کے حملے نے ایک سینگ والے ریچھ کے بائیں بازو کو الگ نہیں کیا، لیکن اس نے ریچھ کو اپنے زخمی بازو کو آزادانہ طور پر حرکت دینے سے روک دیا۔ اب ریچھ خود کو سنبھالنے کے لیے صرف اپنی 2 ٹانگوں اور ایک بازو پر بھروسہ کر سکتا تھا۔ اس شدید چوٹ کے بعد ایک سینگ والا ریچھ مسلسل سیف علی پر غصے سے دھاڑتا رہا۔ تاہم ریچھ کی آنکھوں میں خوف بھی واضح تھا۔ یہ منظر دیکھ کر فلوٹنگ لائٹ اور وائلٹ سوروڈ کے وہ ارکان جو پیچھے ہٹ رہے تھے ایک بار پھر ہکا بکا رہ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ حرکت ابھی کوئی اسکل نہیں تھی۔ فلوٹنگ لائٹ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا نظریہ بدل گیا ہو جب اس نے ایک سینگ والے ریچھ کو سیف علی سے ڈرتے ہوئے دیکھا۔ فلوٹنگ لائٹ کی رائے میں وہ حملہ جو سیف علی نے 6 آنکھوں والے گوریلے کو شدید زخمی کرنے کے لیے استعمال کیا تھا وہ ایک خاص اسکل ہونی چاہیے، ورنہ اس حملے کے اتنا طاقتور ہونے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ تاہم سیف علی کے 6 آنکھوں والے گوریلے کے خلاف جوابی کارروائی کے صرف 2 یا 3 سیکنڈ بعد سورڈ زمین ایک سینگ والے ریچھ کے خلاف وہی حرکت استعمال کر رہا تھا۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ اتنی طاقتور اسکل کا کول ڈاؤن اتنا مختصر ہو۔ اس صورتحال کی واحد وضاحت یہ تھی کہ سیف علی کوئی اسکل اسپیل استعمال نہیں کر رہا تھا بلکہ ایک خاص تکنیک استعمال کر رہا تھا۔ صرف ایک خاص تکنیک پر بھروسہ کرتے ہوئے سیف علی در حقیقت میتھک راکشوں کو شدید زخمی کرنے کے قابل تھا۔ مزید برآں یہ میتھک راکشس قدیم خفیہ سرزمین کے ریجن چیفز بھی تھے۔ اگر فلوٹنگ لائٹ یہ کہانی دوسروں کو سناتا تو کوئی اس پر یقین نہ کرتا۔ ایک سینگ والے ریچھ کو پیچھے ہٹانے کے بعد سیف علی خود بھی دنگ رہ گیا۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ قدیم خفیہ سرزمین کھلاڑیوں کو ٹرچار تک پہنچنے میں مدد دے سکتی ہے، سیف علی نے سوچا جب اس نے اپنے سامنے بند ہوتی ہوئی مقامی دراڑ کو دیکھا۔ گارڈز ڈومین میں ٹر3 اور ٹر4 کھلاڑیوں کے درمیان سب سے بڑا فرق جسمانی ساخت کا فرق نہیں تھا بلکہ مانا پر ان کا کنٹرول اور اس کا اطلاق تھا۔ درست ہونے کے لیے یہ محیط مانا پر کنٹرول اور اس کا اطلاق تھا۔ محیط مانا کو کنٹرول کرنا اور استعمال کرنا ایسی چیز ہو سکتی ہے جو کھلاڑیوں نے کھیل کے آغاز سے ہی کرنا شروع کر دی تھی، لیکن جس معیار پر صفر کھلاڑیوں نے اسے کیا تھا وہ صرف بنیادی سطح پر تھا۔ مانا کو استعمال کرنے میں ان کی کارکردگی انتہائی کم تھی، لہذا کھلاڑیوں کو اپنے استعمال کے لیے محیط مانا کی رہنمائی اور استعمال کرنے کے لیے اپنی مکمل طور پر ان لاکھ مانا باڈیز کی مانا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت۔ سادہ الفاظ میں کھلاڑیوں کو محیط مانا کو اپنی مانا میں ضم اور تبدیل کرنے کے لیے اپنی مانا باڈیز پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا۔ ایسا کرنے سے کوئی بھی مانا کے ساتھ دکھائی جانے والی طاقت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ تاہم محیط مانا کو ضم کرنا ایک چیلنج تھا۔
बैरूनी दुनिया में खिलाड़ियों को ये सिखाने के लिए रहनुमा खतूत या लिगेसीज के बगैर खिलाड़ी सिर्फ खुद पर भरोसा करके ही इसे सीख सकते थे। ताहम दूसरी लाइट शेडो का बगौर मुशाहिदा करते हुए सैफ अली ने अपने अर्द-गिर्द माना के बारे में एक अजीब बात महसूस की। कदीम खुफिया सरजमीन की मुहित माना ने दरहकीकत इसकी माना के साथ जम होने की पहल की थी। इस पेशरफ्त ने मुहित माना की इस मिकदार में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया था जिसे वो कंट्रोल कर सकता था और बदले में लाइट शेडो की ताकत को नुमायां तौर पर बढ़ा दिया था। ताहम चूंकि वो फ़ाल तौर पर इस माना इंटीग्रेशन को अंजाम नहीं दे रहा था, इसलिए इसकी माना के इस्तेमाल की कारकर्दगी अब भी बहुत कम थी। इजाफी मुहित माना जिसे वो कंट्रोल करने में कामयाब हुआ था, उसने सिर्फ लाइट शेडो की तबाहकुन ताकत में इजाफा किया था, माना तकनीक की ताकत में नहीं। ये एक हथियार पर धार लगाने के मुतरादिफ था। अगरचे इसने हथियार की तबाहकुन ताकत में इजाफा किया होगा, लेकिन हथियार खुद तब्दील नहीं हुआ था। इसके बावजूद ये एक नाकाबिल यकीन हद तक कीमती सूरत हाल थी। आखिरकार बैरूनी दुनिया में तकरीबन कोई ऐसी मालूमात दस्तयाब नहीं थी जो खिलाड़ियों को माना इंटीग्रेशन हासिल करने में मदद दे सके। अब जबकि यहाँ की माना फ़ाल तौर पर उसकी माना के साथ जम हो रही थी, वो ऐसा करने के बारे में कुछ इशारे हासिल कर सकता था और अपनी सीखने की कारकर्दगी को बढ़ा सकता था। इसके बाद सैफ अली ने इस मामले पर मजीद गौर करना छोड़ दिया। इसके बजाय उसने एक सींग वाले रीछ और 6 आंखों वाले गोरीले की एक टांग काटने के लिए 2 बार मजीद लाइट शेडो का इस्तेमाल किया। इन दोनों रीजन चीफ्स की नकलो हरकत पहले ही बहुत कम हो गई है। आइए चलते हैं, सैफ अली ने क्रिम्सन स्टार और वाइल्ड फाइटर की तरफ मुड़ते हुए कहा, जो अब भी हैरत ज़दा थे। ये कहकर सैफ अली फौरन कदीम शहर की तरफ भागा, दोनों रीजन चीफ्स को नज़रअंदाज कर दिया। वो इतनी आसानी से निकल गया। क्रिम्सन स्टार और वाइल्ड फाइटर के पास कहने के लिए अल्फाज नहीं थे जब उन्होंने दोनों रीजन चीफ्स को देखा, जो सैफ अली को कोई हरकत किए बगैर जाते हुए देख रहे थे। वो इस वक्त इंतहाई खतरनाक कदीम खुफिया सरजमीन के अंदर थे और उनके मुखालफीन 2 रीजन चीफ्स थे, और फिर भी। ताहम क्रिम्सन स्टार और वाइल्ड फाइटर इस मौजू पर ज्यादा देर नहीं रुके। उन्होंने जल्दी से टीम के बाकी अरकान को हिदायत दी कि वो दोनों रीजन चीफ्स को नज़रअंदाज करें और सैफ अली के पीछे चलीं। अब जबकि दोनों रीजन चीफ्स ने अपनी एक टांग खो दी थी, उनकी नकलो हरकत पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुतासिर हुई थी। उनके लिए पूरी रफ्तार से भागने वाले 3 खिलाड़ियों को पकड़ना तकरीबन नामुमकिन होगा। टीम उनके मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने से पहले आसानी से दोनों रीजन चीफ्स के इदराक की हद से बाहर निकल सकती थी। टीम लीडर, क्या हम अब भी उनका पीछा कर रहे हैं? मिथोलॉजी के एक 3 रेंजर ने सैंडस्टोन से पूछा जब उसने सैफ अली की टीम को जाते देखा। यकीनन हम कर रहे हैं, सैंडस्टोन ने 3 रेंजर को घूरते हुए कहा। दांत पीसते हुए उसने कहा, मैं तस्लीम करता हूं कि ब्लैक फुलियम की जंगी ताकत गैर इंसानी सतह पर है, लेकिन वो सिर्फ एक शख्स है। अगर हम ब्लैक फुलियम को नहीं मार सकते, तो मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि हम उसकी टीम के दूसरे खिलाड़ियों को नहीं संभाल सकते। जब तक हम बाकी सबसे छुटकारा हासिल कर लेंगे, ब्लैक फुलियम के यहाँ के मंसूबे बर्बाद हो जाएंगे। ये कहकर सैंडस्टोर्म ने मिथोलॉजी के दीगर 30 से जायद अरकान के साथ सैफ अली की टीम का पीछा करना शुरू कर दिया। चैप्टर 2630 4 डिवाइन ओल। अगरचे कदीम खुफिया सरजमीन को एक खुफिया सरजमीन के तौर पर जाना जाता था, लेकिन ये बैरूनी दुनिया के बड़े नक्शे से कई गन्ना बड़ी थी, बुनियादी तौर पर एक छोटी दुनिया। अगरचे सैफ अली और दूसरे 3 खिलाड़ी थे, लेकिन चूंकि उन्हें माउनेट्स इस्तेमाल करने से मना किया गया था, इसलिए वो एक वादी के बीच में वाक़ एक शानदार शहर तक पहुंचने के लिए आधे दिन से ज्यादा भागते रहे। इस शहर के दिफा के लिए मैजिक बैरियर्स की कई तहें थीं। शफाफ बैरियर्स के जरिए कोई भी कई मैजिक टावर्स और सैकड़ों मीटर ऊंची इमारतें देख सकता था। वहां उड़ती हुई इमारतें भी थीं जो मैन बर्रे आजम की किसी भी बादशाही और सल्तनत में नहीं मिल सकती थीं। ये शहर किसी भी बादशाही और सल्तनत के दारुल हुकूमत से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता था। सैफ अली जब पहली बार इस शानदार कदीम शहर को देखा तो दंग रह गया। शहर से कई हजार गज दूर खड़े होने के बावजूद वो पहले ही अपने जिस्म पर एक खौफनाक दबाव मुसलसल महसूस कर सकता था, जिससे इसका जिस्म नाकाबिल बयान हद तक भारी हो गया था। अगर तो 2 खिलाड़ियों को इस दबाव का सामना करना पड़ता, तो वो शहर के करीब भी न जा पाते। शहर की दीवारों के पीछे नस्ब इन मुजस्समों से होशियार रहें। अगरचे इन मुजस्समों की ताकत को दबाने के लिए मैजिक ईरे मौजूद हैं, लेकिन अगर अपने उन्हें ज्यादा देर तक देखा
तो अब ज़हनी तौर पर कमज़ोर हालत में चले जाएंगे। क्रिम्सन स्टार ने अपने पीछे मौजूद मुतजस्सिस हुजूम को खबरदार किया, अगर ऐसा हुआ तो आपको सेहतयाब होने के लिए 4 या 5 दिन दरकार होंगे। ट्रायल को चैलेंज करना तो दूर की बात, शायद आपके पास खुफिया सरजमीन से बाहर निकलने के लिए भी काफ़ी वक्त ना बचे। वो मुजस्समे खिलाड़ियों के ज़हनी तौर पर कमज़ोर होने का सबब बनेंगे। क्रिम्सन स्टार की बातें सुनकर सैफ अली मैजिक ईरे में लिपटे हुए पत्थर के मुजस्समों को करीब से देखे बगैर न रह सका। जैसे ही इसने ऐसा किया, इसे अपने दिमाग पर एक खौफनाक रूहानी दबाव महसूस हुआ। इसी वक्त इसके जहन की आंख के सामने एक कदीम हस्ती की शक्ल मुख्तसर तौर पर नमूदार हुई। सैफ अली का दिल इस जहनी दबाव से धड़कने लगा। खुशकिस्मती से इसका दिमाग उसका मुकाबला करने में कामयाब रहा, अगरचे बमुश्किल। ट्रिचार डिवाइन उल सैफ अली इन मुजस्समों से निकलने वाले जहनी दबाव पर थोड़ा हैरान हुआ। कोई ताज्जुब नहीं कि वायलेट सौरुड इस वक्त इतने सारे ट्रिचार माहिरीन पैदा करने में कामयाब रहा था। इस वक्त तक कदीम खुदा गॉड्स डोमेन के मैन बर्रे आज़म से बहुत पहले रुखसत हो चुके थे। अब वहां डेमी गॉड्स से मलना भी नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था। ताहम गायब होने से पहले बहुत से कदीम खुदाओं ने खतरनाक मकामात पर लीगेसीज छोड़ी थीं। दरी असना इन लीगेसी मकामात पर आम तौर पर डिवाइन उल मौजूद होती थी। ज़ाहिरी तौर पर इन लीगेसी मकामात में डिवाइन उल घुसपीट करने वालों पर ताकतवर जहनी दबाव डालने और लीगेसी मकामात के करीब जाने या मुशाहिदा करने से रोकने का काम करती थी। ताहम खिलाड़ियों के लिए डिवाइन उल का एक बहुत मुफीद काम भी था, कंसंट्रेशन को निखारना। गॉड्स डोमेन में खिलाड़ियों के स्टेमिना और कंसंट्रेशन को पोशीदा सिफात समझा जाता था और उन्हें बढ़ाना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था। यह खास तौर पर कंसंट्रेशन एट्रीब्यूट के लिए सच था। टूर प्रमोशंस के अलावा कोई वाज़े तरीके नहीं थे जिन्हें खिलाड़ी अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। असल में कंसंट्रेशन एक ऐसी सिफत थी जिस पर चंद खिलाड़ियों ने तवज्जो दी थी, क्योंकि वो आम तौर पर कंसंट्रेशन से पहले स्टेमिना खत्म कर देते थे। ताहम जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों ने जंगी तकनीकें सीखना शुरू की, आखिरकार हर कोई कंसंट्रेशन की अहमियत को समझ गया। मजबूत कंसंट्रेशन के साथ न सिर्फ खिलाड़ी बहुत ज़्यादा जंगी तकनीकें इस्तेमाल कर सकते थे, बल्कि वो जंगी तकनीकों के स्टेमिना और कंसंट्रेशन के इस्तेमाल को भी कम कर सकते थे। सबसे अहम बात यह है कि ताकतवर जंगी तकनीकों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती थी। बदकिस्मती से ऐसे बहुत से मालूम तरीके नहीं थे जिन्हें खिलाड़ी अपनी कंसंट्रेशन को काबिले एतमाद तरीके से बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। आमतौर पर खिलाड़ी ऐसा करने के लिए सिर्फ अपने ट्रस्ट बढ़ाने, अपने दिमागी सरगर्मी को बेहतर बनाने पर ही भरोसा कर सकते थे। ताहम जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा माहिरीन कदीम मकामात और डिवाइन उल के राब्ते में आए, उन्होंने एक हैरत अंगेज़ बात दरियाफ्त की थी। डिवाइन उल को दर हकीकत खिलाड़ियों की कंसंट्रेशन की ज़्यादा से ज़्यादा हद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। अगरचे बेहतरी छूटी थी, लेकिन खिलाड़ी वक्त के साथ साथ अपनी कंसंट्रेशन में एक मुतासिर कुन इजाफा हासिल कर लेंगे। ताहम डिवाइन उल ऐसी चीज़ नहीं थी जो आसानी से मिल जाए। मज़ीद बरा, डिवाइन उल खिलाड़ी की कंसंट्रेशन को हमेशा के लिए बेहतर नहीं बना सकती थी। खिलाड़ियों को डिवाइन उल से जो बेहतरी मिल सकती थी वो इसकी ताकत के लिहाज से मुख्तलिफ होगी। अगर खिलाड़ियों के पास पहले से ही बहुत ताकतवर कंसंट्रेशन मौजूद हो तो कुछ डिवाइन उल्स उन पर मुअस्सिर भी नहीं हो सकती थीं। दरी असना कदीम शहर के अंदर नस्ब मुजस्समों में डिवाइन उल मौजूद थी जो खिलाड़ियों की कंसंट्रेशन को ट्रिचार के मयार तक निखारने के काबिल थी, लिहाजा सैफ अली ने इसे ट्रिचार डिवाइन उल कहा था। अगर एक ट्र3 खिलाड़ी अपनी कंसंट्रेशन को ट्रिचार के मयार तक बढ़ा सकता है तो ये ट्रिचार प्रमोशन क्विस्ट को चैलेंज करते वक्त ज़बरदस्त मददगार साबित होगा। मजबूत कंसंट्रेशन के साथ खिलाड़ी अपने जिस्म, ताकत और माना को बेहतर तौर पर कंट्रोल कर सकते थे। वो पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सलाहियत दिखाने के काबिल होंगे। ताहम इन मुजस्समों को लपेटने वाले मैजिक ईरे की वजह से मुजस्समों से खारिज होने वाली डिवाइन उल को बुरी तरह दबा दिया गया था। अगरचे ये कमज़ोर डिवाइन उल आम ट्र3 खिलाड़ियों पर मुअस्सिर हो सकती थी, लेकिन ये ट्र3 पैक माहिरीन के लिए तकरीबन कोई मददगार नहीं होगी। ट्र3 पैक माहिरीन जो इस डिवाइन उल का इस्तेमाल करते हुए खुद को निखारने की कोशिश करेंगे, वो सिर्फ अपनी कंसंट्रेशन को बिलावजा ख़त्म करेंगे। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, हमारे सामने ट्राई ग्राउंड्स का दाखिली रास्ता है, क्रिम्सन स्टार ने करीब ही एक देव हैकल गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। चूंकि हम हीरो ट्रायल को चैलेंज कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक मौका है।
अगर हम अंदर टीम वॉप हो गए तो हम ट्रायल ग्राउंड्स में मजीद दाखिल नहीं हो सकेंगे। ताहम जब तक हमारे पास एक भी शख्स जिंदा है, चाहे टीम का बाकी हर फर्द मर जाए, हम बाहर खुद बखुद जिंदा होने के बाद भी ट्रायल ग्राउंड्स में दाखिल हो सकते हैं। सिर्फ ये कि कदीम खुफिया सरजमीन के अंदर दोबारा जिंदा होने का दौरानिया बहुत तवील है, एक पूरा दिन, इसलिए हर किसी को अंदर रहते हुए मोहतात रहने की जरूरत है। ये ठीक हो सकता था अगर वो नॉर्मल ट्रायल को चैलेंज कर रहे होते, लेकिन उनके पास हीरो ट्रायल को चैलेंज करने का सिर्फ एक मौका था। अगर उनकी टीम के खिलाड़ी मरते रहे तो वो अल्केमी ईरे के काम खत्म होने से पहले हीरो ट्रायल को यकीनी तौर पर क्लियर नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हीरो ट्रायल को चैलेंज करते वक्त हलाकतों की शरह को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। यही वजह थी कि वो रीजन चीफ्स से बचना चाहती थी। अगर उनकी टीम इस वक्त दोनों रीजन चीफ्स के हाथों नीस्तो नाबूद हो जाती तो उन्हें ट्रायल ग्राउंड्स की तरफ बढ़ने से पहले एक पूरा दिन इंतजार करना पड़ता। मैं समझता हूं, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। चूंकि सैफ अली पहले ही इसके इरादों को समझ चुका था, इसलिए क्रिम्सन स्टार ने मजीद कुछ नहीं कहा। आखिरकार सैफ अली के पाए के माहिरीन को आमतौर पर सिर्फ छोटी याद दहानियों की जरूरत होती थी ताकि वो जान सकें कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसके बाद क्रिम्सन स्टार, वाइल्ड फाइटर और वायलेट सॉरोड के कई दूसरे अरकान 10 मीटर ऊंचे टेलीपोर्टेशन गेट के करीब पहुंचे। इनमें से हर एक ने अपने बेग से एक सिया क्रिस्टल निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही इन दर्जन भर खिलाड़ियों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, टेलीपोर्टेशन गेट पर कंदा इलाही निशानात रोशन हो गए और मोहित माना को टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ खींच लिया। जिस वक्त क्रिम्सन स्टार और दूसरे हीरो ट्रायल को फाल कर रहे थे, सैंडस्टॉर्म और मिथोलॉजी के दीगर अरकान 500 गज दूर टूटे हुए पत्थरों के ढेर के पीछे से खामोशी से सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहे थे। हीरो ट्रायल सैंडस्टॉर्म के पास खड़ी लंबी खातून गार्डियन नाइट ने हैरत से पुकारा जब उसने टेलीपोर्टेशन गेट पर रोशन होने वाले इलाही निशानात को पहचाना। वायलेट सॉरोड दरहकीकत अब हीरो ट्रायल को चैलेंज करने का मंसूबा बना रहा है। क्या वो पागल है? उसने खुद कदीम शहर के ट्रायल्स का तजुर्बा किया था। अगरचे वो नहीं जानती थी कि हीरो ट्रायल कैसा था, लेकिन वो जानती थी कि एलिट ट्रायल भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे मौजूदा खिलाड़ी फतह करने की उम्मीद कर सकें। अगर उनकी पिछली छापामार टीम के पास बहुत सारे एडवांस्ड बैटल ईरे ना होते तो वो ट्रायल बास के पैरों तक भी ना पहुंच पाते। जहां तक ज्यादा मुश्किल हीरो ट्रायल का ताल्लुक है, वो ऐसी चीज थी जिसे मौजूदा मिथोलॉजी ने चैलेंज करने का ख्वाब भी नहीं देखा था। हीरो ट्रायल जब सैंडस्टोन ने क्रिम्सन स्टार के ग्रुप को हीरो ट्रायल को फाल करते देखा तो उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा, शानदार। अगरचे मैं नहीं जानता कि किस चीज ने वायलेट सॉरोड और जीरो विंग के लोगों को हीरो ट्रायल को चैलेंज करने की हिम्मत दी है, लेकिन यह हमारा मौका है। चूंकि क्रिम्सन स्टार और वाइल्ड फाइटर ज़ाती तौर पर हीरो ट्रायल को फाल कर रहे हैं, इसलिए वो अपना एक मौका ज़ाय किए बगैर बीच में नहीं रुक सकते। यह हमारे लिए कार्रवाई करने का बेहतरीन वक्त है। लेकिन ब्लैक फुलियम से निमटना आसान नहीं होगा। उसके पास खड़ी लंबी खातून गार्डियन नाइट ने तशवीश से बहस की जब इसने टेलीपोर्टेशन गेट के पास खड़े सैफ अली को देखा। इसकी मौजूदगी में हमारे लिए कोई फायदा हासिल करना मुश्किल होगा। पुरसुकून रहो। वाइस कमांडर ने इस बार हमारे ऑपरेशन के लिए एक ट्रम्प कार्ड तैयार किया है, सैंडस्टॉर्म ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इसने अपने बैग से कई चमकते हुए कीमती पत्थर निकाले। ये 3 मैजिक डेवरंग जेमस्टोन्स हैं जिन्हें वाइस कमांडर ने डेमन गार्ड्स शराइन से हासिल किया था। अगर हम उन्हें लेवल 100 डार्क गोल्ड हथियारों और इससे ऊपर के हथियारों पर लेस करें तो हम हथियार और जेमस्टोन की कुर्बानी देकर थोड़े अरसे के लिए 4 की ताकत हासिल कर सकते हैं। ये चीज कदीम खुफिया सरजमीन के अंदर किसी पाबंदी के ताबे नहीं है। वाइस कमांडर ने मुझे एहतियात के तौर पर उनमें से 5 दिए थे। जब तक हम 5 टीम लीडर्स इस जेमस्टोन को इस्तेमाल करेंगे, हमारी तरफ 5-4 जंगजू होंगे। एडवांस्ड बैटल ईरे से हमें मिलने वाली एचपी और डिफेंस के साथ हमें सिर्फ 3 लोगों के साथ ब्लैक फुलियम को रोकने के काबिल होना चाहिए। बाकी 2 टीम लीडर्स वायलेट सॉरोड और जीरो विंग के अरकान का कत्ल आम करने के लिए बाकी सबकी क़यादत करेंगे। उनकी तमाम कोशिशें रायगा जाएंगी। अगर तुम्हारे पास ऐसे खजाने थे तो तुमने उन्हें पहले क्यों नहीं निकाला? लंबी खातून गार्डियन नाइट ने बुड़बुड़ाते हुए कहा जब उसने सैंडस्टॉर्म को आंखें दिखान। इससे पहले उनकी वाइस कमांडर ने उन्हें जो काम दिया था वो ये था कि वो वायलेट सॉरोड के मंसूबे को खराब करें और अगर मुमकिन हो तो सैफ अली को मार दें। मैजिक डेवरंग जेमस्टोन्स के साथ, अगरचे वो सैफ अली को मारने के काबिल ना भी हों,
लेकिन वायलेट सॉरूड के मंसूबे को खराब करना बच्चों का खेल होगा। आखिरकार कदीम खुफिया सरजमीन में मरने वाले खिलाड़ियों को दोबारा जिंदा होने के लिए एक पूरा दिन इंतजार करना पड़ता था। अगर वो वायलेट सॉरूड और जीरो विंग के अरकान की एक बड़ी तादाद को मारने में कामयाब हो गए तो दोनों गिल्ड्स अल्केमी इरे के ऑपरेशनल वक्त का एक दिन ज़ाय कर देंगी, जिसके नतीजे में दोनों गिल्ड्स के हीरो ट्रायल को क्लियर करने के इम्कानात बुरी तरह कम हो जाएंगे। और अगर वो टेलीपोर्टेशन गेट के फ़ाल होने में खलल डालने में कामयाब हो गए तो वो हीरो ट्रायल पर छापा मारने के वायलेट सॉरूड के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर चिकनाचूर कर देंगे। ठीक है, अब में से हर एक के लिए एक सैंडस्टोर्म ने टीम के 4 दीगर टीम लीडर्स में मैजिक डेवरन जेम स्टोन्स तकसीम करते हुए कहा। फिर इसने सैफ अली की तरफ देखा और कहा, अब वक्त आ गया है कि हम ब्लैक फुलियम को बताएं कि मिथोलॉजी को नाराज करना कितना अहमकाना है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।